Hello. Let's start MRCOG 2 July 2025 preparation, and I have someone जिन्होंने अभी एग्जाम दिया। अम, कल एग्जाम था ना? इरम आप थी? अम, जी जी मैम, मैं हूँ बिल्कुल। जस्ट जस्ट अ मिनट मैडम, जस्ट अ मिनट। कैन बेटर अंडरस्टैंड कितना टाइट एक मिनट एग्जाम मैडम। था। Okay, no worries, we will wait. Anyone else who was from, yesterday exam? मैंने कुछ कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है क्योंकि जो उनके दिल से निकलेगा ना वो जाके आपके दिल में जाके विदाउट एनी डिले ट्रांसफर हो जाएगा, बिकॉज वो उसी उन्हीं चीजों से गुजरी हैं जिससे आपने 6 महीने बाद या 5 मंथ्स आफ्टर गुजरना है। तो उनसे अच्छा तो आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। इरम के अलावा भी है प्रीवियस बैच से स्टूडेंट्स। जी मैम, आई एम बैक। सॉरी, हस्बैंड की कॉल आ गई थी। ओके, तो एकदम कैसा एग्जाम था? आप क्या एडवाइस करेंगे आप आने वाले लोगों को? एग्जाम तो अनप्रिडिक्टेबल था। और मैं ही थी उन स्टूडेंट्स में जो विथड्रॉल के लिए जो है वो हाँ। आपको रिक्वेस्ट कर रही थी कि गिव मी सम आइडिया। बट मैडम, ओवरऑल ये है कि आपका बेस्ट डिसीजन था कि एटलीस्ट दे दो। और जो वहाँ पे सारी स्ट्रगल थी वो यही थी कि 7 आवर्स जो फेस करना होता है आपने एग्जाम को, दिस इज द मेन थिंग, यू हैव टू स्ट्रगल इट। और मतलब जो भी क्वेश्चन थे, मतलब जहाँ पे भी स्टक हो रही थी तो मुझे आपकी आवाज़, आपके लेक्चर्स और सारा ये घूम रहा था। और आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि आपके कोर्स, आपका क्रैश कोर्स और एंड में जो आपने लास्ट मिनट रिवीजन का करवाया था, दैट वाज क्वाइट हेल्पफुल। और आपने इतनी अमेजिंग सीटीजी पढ़ाई, और सीटीजी में से तकरीबन 3-4 क्वेश्चंस थे। और लेबर, एज यू सेड, पासिंग फेल मॉड्यूल, एंड दैट वाज ट्रू। हाँ बिल्कुल ऐसे होता है, एंड पे आते हैं ना सारे EMQs लाइक मैडम, एंड में ऐसे बारिश हुई है उन क्वेश्चंस की। और मुझे लगता है इनकी यही ट्रिक थी कि अगर आखिर तक जो ड्रेन नहीं हो रहा ना, बस वही जीत सकता है। ये मैंने जो है ना ऑब्जर्व किया है। हाँ जो एग्जैक्ट। 7वां घंटा होता है ना आपका, वो बस 7वां घंटा, आपका मेन है। 7th आवर और 50 EMQs ऑल अबाउट यस लेबर। मैम, ओह मैंने कहा अभी लेबर का बंद हो के कोई कोई और आएगा, कोई और आएगा। नो, बैक नो टू नो बैक नो, लेबर बैक क्वेश्चन। टू बैक लेबर, बैक टू 30 स्ट्रेट फॉरवर्ड पर फ्रॉम EMQ। आई नो यस दे मैम, यस। डू दैट, और एकदम दैट इज प्रिडिक्टेबल। इट्स अनप्रिडिक्टेबल नहीं था। यस मैम, वो तो है, मतलब पेपर यही था। मतलब पर ये है ना कि थोड़ा बहुत बस वो हर किसी के साथ पर्सनली थोड़ा इशू होता है। तो मतलब मुझे ये बहुत खुशी है, मैं बहुत सेटिस्फाई थी कि मतलब पढ़ा अच्छा था, बेस अच्छा था। बस हर किसी के आखिर में कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, तो दैट वाज द ओनली रीजन। तो बहरहाल आपने जो मुझे एक बेस्ट डिसीजन दिया कि नहीं तुम दो, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस वक्त। मतलब हालांकि कल पेपर दे के आई हूँ पर आज मैं तसल्ली से आराम से बैठी हुई हूँ। पता है सेवन और आवर स्पेशली हाँ। मैडम, स्पेशली ये बोलूँगी कि जो आपके जो लेक्चर्स हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट एक बात बोलूँगी कि मैंने स्टार्टिंग में मतलब हर किसी के पीछे पड़ी होती थी कि प्लीज़ मुझे बताओ क्या गाइडलाइन, क्योंकि मैंने सिंस आई एम विथ यू सिंस FCPS, लाइक IMM टॉक्स, फिर FCPS 2 अभी नहीं दिया मैंने, पर मैं आपके साथ हूँ ना। तो मेरा ये है कि उसके बाद मुझे पार्ट 2 MRCU भी 1 मैंने आपसे ही क्लियर किया है। उसके बाद जब अभी पार्ट 2 के लिए मैं पूछ रही थी गाइडलाइन कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है, किस तरह होता है। मैंने स्टार्टिंग में तो गाइडलाइन पढ़ी थी, जैसे यूरोडायनेमिक्स स्टार्ट हुआ था, यूरोगाइनी। तो आगे वाले लेक्चर्स जैसे आप करवा रही थी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 90+% मैं बोलूँगी वो बिल्कुल गाइडलाइन ही थी। और मैंने पूरे कोर्स में कोई गाइडलाइन नहीं पढ़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जस्ट फ्यू गाइडलाइंस, वो भी एंड में जो ब्लड की कुछ थी, वो भी जस्ट फॉर माय इनर सेटिस्फिकेशन। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं थी आपके लेक्चर के बाद।
थैंक यू वेरी मच एकदम। बहुत अच्छा लग रहा है यार, शुरू में ही कोर्स के इतना पॉजिटिव क्योंकि फीडबैक। मैडम ये लिटरली मैंने अभी सफ़र किया है, क्योंकि मुझे मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। मैं इतनी परेशान थी और मेरा कोई पार्टनर भी नहीं था, जो एक होता है ना स्टडी पार्टनर आपको गाइड करने वाला, या दो होते हैं आपस में, यार तुम ये पढ़ लो, या कोई एक्सपीरियंस्ड होता है। पर मुझे मतलब हर एक चीज़ वो आप में से मिली ना। और स्पेशली जो अगर कंपेयर करूँ मैं कहीं और, मैं इसलिए नहीं गई, हालांकि मेरी सारी फ्रेंड्स ने कुछ और भी ज्वाइन किए हुए थे कोर्स। पर मैडम वहाँ आपको एक प्रियोरिटी, एक जो आखिर में डर बैठ जाता है, और आपको एक जो पुश चाहिए होता है, और आपको एक अलग से मतलब कोई आपको देख के लेके चलता है ना, वो बस क्रैश कोर्स में इरम आपने मतलब यहाँ किया। थैंक यू वेरी मच इरम, मैं यहाँ ना सीरियसली। तुम्हें इंटरप्ट कर रही हूँ, और बिल्कुल ऐसा जी जी होता मैम। है। एग्जाम देके तुम्हें लगा होगा कि पढ़ते तो सभी हैं, जो रियल चीज होती है ना वो आपके मेंटोर से कनेक्शन है, 1 to 1। उसमें बहुत सारे जी जी मॉडरेटर मैम। ना हो, और जिसमें बहुत सारे लोग ना हो, लाइक 2,000 लोग हैं, उसमें सिर्फ आप एक नंबर ही तो, एग्जैक्टली। हु नोज जी यू मैम, यू। ऐसा ही है। तो वो जो बीइंग अ नंबर, एक पेन मिलता है ना किसी भी जगह पे जाके, जहाँ बहुत सारे मेंबर्स हों, वहाँ आपको ना लाइक वो मोटिवेशन नहीं मिलती, किक नहीं मिलती पढ़ने की। और ऐसा कोर्स जिसमें आपको बाय नेम लोग जानते हैं, एवरीवन नोज ट्रू। अबाउट यू, कि इरम है, इरम आज प्रेजेंट नहीं कर रही, इरम आज आंसर नहीं कर रही। इट रियली यस। मैटर्स, क्योंकि इसमें ना हाईलाइट किया मोटिवेशन जाता भी है आता मैडम है। ग्रुप में, बिल्कुल 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 यही है। चलें, थैंक यू इरम वेरी मच, आपने और लाइक क्रैश कोर्स मैडम, दैट वाज रियली क्वाइट हेल्पफुल। मैंने आपकी थ्योरी ज्वाइन की, मैंने क्रैश कोर्स लास्ट मिनट सब मैंने आपका ज्वाइन किया। और मुझे अगर लक बाय लक मेरा नहीं होता, अगेन आई विल ज्वाइन यू, ये मेरा डिसीजन है मतलब। इतना मैं बोलूंगी बस। अच्छा, वैसे इरम टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ना पार्ट 3 के लिए लाइक एक, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम ना, तो जी जी बहुत मैम। सारे ग्रुप्स की मेरे पास रिकमेंडेशंस थी। मेरे अपने ही सीनियर्स कोलीग सब ने मुझे बोला, तो अबाउट एक वन कोर्स था। समवन टोल्ड मी ही वाज अराबिक स्पीकर थो, लेकिन एक ओके। कोर्स कोर्स के बारे में ना मुझे मेरी कोलीग ने बोला वो फेल हो गई है यूनिवर्सिटी 3 में। तो मैंने कहा अब तुमको चेंज कर लो ना कोर्स। उसने बोला नहीं, ज्वाइन तो हम्म। मैं करना है, इट वाज माय मिस्टेक। यस। एंड आई यस। वाज अमेज्ड कि फेल होने के बाद भी तुम उसको ले रही हो, एंड दैट मैं वाज द पहले रियल। से ही ये जजमेंट दे रही हूँ मैडम, मैं पहले से ही ये बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे थैंक यू लगता है ना कि थैंक यू वेरी नहीं मैं मच। कोर्स में सेटिस्फाई नहीं हूँ, और मैंने तैयारी अच्छी की। नो नो नो, बस मैं कोर्स से सेटिस्फाई हूँ। एंड अगर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ अनफॉर्चुनेटली होता है, देन अगेन आई विल जॉइन यू टिल माय लास्ट ब्रेथ, एमआरसीजी 2 3 और जो भी है। मुझे हर थैंक कोई यू। कोर्स आपका ही ज्वाइन करना है, वेरी आई विल ऑनेस्ट। से, क्योंकि मैडम मैंने दूसरों का भी देखा हुआ है, बंदा वही ऑनेस्ट रिव्यू बता सकता है जिसने 2 ग्रुप ज्वाइन किए हों, वही आपको बता सकता है कि क्या डिफरेंसेस हैं। सो आई कैन टेल दिस एटलीस्ट। थैंक यू इरम वेरी मच, आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला और अपने हार्ट फेल्ट वर्ड्स बताए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जी जी मैम। इंशाल्लाह सक्सेसफुल आप ऐसे कैंडिडेट हो, इंशाल्लाह। बहुत देर तक कोई आपको रोक ही नहीं सकता। इंशाल्लाह मैम, बस इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो गर्ल्स एंड गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि इरम ने आपको बताया कि ये एग्जाम इतना नॉलेज, देखो नॉलेज बेस्ड तो है, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी नॉलेज बेस्ड नहीं है, लेकिन जिसने भी MRCG 2 का एग्जाम देना है, नॉलेज तो उसका अप टू मार्क होगा ही। ये हो ही नहीं सकता कि आप 2-3 लाख रुपए लाइक सबमिट कर रहे हो और आप नॉन सीरियस हो। तो डेफिनेटली आप कोर्स आउटलाइन कंप्लीट करके जाओगे, सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे, लेकिन इस एग्जाम में मोटिवेशन को मेंटेन रखना, मोमेंटम में रहना, और इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना टिल 7th आवर, इट मैटर्स। क्योंकि लाइक एज इरम टोल्ड यू पीपल, और सेम हैपेंस विद मी, कि जो रियल EMQs होते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसपे आपको वाकई ही फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो लास्ट 7th आवर में आप पॉप आउट होके आ रहे होते हैं, जैसे लेबर के। और एक एक स्टेटमेंट के साथ P तक ऑप्शन होती है, लाइक 1 ABCDEFGHIJKLMNOP, टिल P यू हैव टू रीड द चॉइसेस एंड यू हैव टू पिक द बेस्ट वन। और उसमें 3-4 तो बिल्कुल इतनी क्लोज होती हैं कि आपको यू नो अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो इट विल बी डिफिकल्ट कि आप उस चीज को अंडरस्टैंड भी कर पाओ। आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट मैडम। एंड में जो स्क्रॉल आपने बोला था ना कि मस्ट स्क्रॉल डाउन, वो जब हम स्क्रॉल डाउन, वो आखिर में पी तक जवाब था एक क्वेश्चन का, तो मुझे ये आपकी बात याद आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल।
और ईएमक्यूज में जो लास्ट पी होता है ना, सम टाइम वही जाके बेस्ट फिट हो रहा होता है ना। आई टोल्ड यू पीपल इन बूस्टर यही एज था। वेल। तो चलें, वी एग्जैक्टली वी आर हैविंग 160 डेज, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स हैं, एंड तो उनको कैलकुलेट करें तो 160 डेज बनते हैं। मुझसे बात बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए ड्यूरेशन कितनी चाहिए। तो इरम एंड अनीला एंड सनोबर एंड उज़मा, ये जो ड्यूरेशन है ना, ये सब्जेक्टिव है। अगर मैं पढ़ने बैठती हूँ लास्ट के 3 मंथ्स, और मैं कॉन्टिन्यूसली ये 10 आवर दे सकती हूँ, और मैं इसकी तैयारी करती हूँ 1 ईयर बिफोर, और मैं रोज 1 आवर पढ़ती हूँ, तो हम मैं वही मैं वन वन ईयर बिफोर भी सेम हूँ और 3 मंथ्स बिफोर भी सेम हूँ। तो ड्यूरेशन डिपेंड्स कि आप क्वालिटी स्टडी कितना आवर के लिए करते हो। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप क्वालिटी स्टडी आवर्स निकाल लेते हो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, अगर वो रोज 4 आवर भी पढ़ता है ना, डे 0 से लेके टिल 160 डेज, तो ये एग्जाम कहीं नहीं जाने वाला। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप एग्जाम आप फेल कर सको। बाय द वे, यू पीपल नो पासिंग क्राइटेरिया ऑफ MRCUG 2? हैव यू हर्ड अबाउट इट? एनीवन? ओके, नहीं पता। बस ये समझ लो, अब मैं तुम लोगों को वो कहते हैं ना, आईना दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसको पास करने के लिए। 68-67 तक ही रहती है, लेकिन अगर लेट्स इमेजिन कि 1500 स्टूडेंट्स हैं या 2000 स्टूडेंट्स हैं, वो इस एग्जाम को अप्रोच कर रहे हैं, तो कितने पास होंगे उसमें से? हम्म सुना होगा, रफ गैस भी कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज भी ज्वाइन किए होंगे। अगर आप रिपीटर हो, देखते होंगे 15-15, 1600 बैच में होते हैं, और पास पास बहुत कम बता रहे होते हैं। और अगर आप मैनुपुलेट भी करो, 200-300 भी बना दो उनको, फिर भी वेयर आर 1500, उसमें से फिर भी 1200 तो रह गए। बड़े से बड़े कोर्सेज भी क्लेम नहीं कर सकते, उनकी भी पासिंग रेट इतनी ही है। तो ये क्यों है वैसे? वाई पीपल आर नॉट पासिंग दिस एग्जाम इन वन गो? हम्म जीनत, ये 500 आपने ज्यादा फिगर बताया है। मतलब हालांकि कोर्सेज को मैं लेबर नहीं कर रही, किसी को भी बोल दे, किसी भी रैंडम कोर्स को, वो एग्जैजरेट ही करते हैं ना, हमारा 100% रिजल्ट है। लेकिन MRCG 2 में तो एग्जैजरेट करके भी 300 फिगर लेके नहीं आ सकते इफ दे आर हैविंग 2000, 1700 या 1600 फुल्ली पैक्ड बैच एज वेल। दे देयर सेल्फ विल क्लेम 200 पास, 300 पास, वो भी डुप्लीकेट करके भी शायद, या नहीं भी करते, चलो ट्रस्ट कर लें। तो वेर आर 1300? अगर आप 200 आप क्लेम कर रहे हो पास हुए हैं, वेयर आर 1300? तो इट्स मीन पासिंग रेट अगर आप इस तरह से भी निकालो तो समझ आ गया कि अच्छा नहीं है फर्स्ट गो में। और इसकी रीजंस हैं बहुत सारी। मैं किसी भी कोर्स को या अपने कोर्स को प्रोजेक्ट नहीं कर रही, ना किसी को डाउन कर रही, ये एक बंदे की ना सेल्फ स्टडी है, सेल्फ एफर्ट है। अब इस कोर्स में होगा क्या, कोर्स सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, प्रैक्टिस बता करा देंगे MCQs की, पास पेपर्स की, दैट्स इट। लेकिन उसको आपने रियल टाइम परफॉर्म कैसे करना है? रियल टाइम पे 7th आवर तक फाइट किसने की? ठीक है, 7th आवर तक पी ऑप्शन किसको नजर आई, किसने उसको एब्जॉर्ब किया, रिप्रोड्यूस किया, इट मैटर्स। तो जो इसकी प्रैक्टिस है, वो वाई टू प्रैक्टिस स्टेमिना ऑन द डे ऑफ एग्जाम। आपने अपना स्टेमिना बिल्डअप करना है राइट फ्रॉम डे वन। ठीक है, अगर अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 160 डेज है, ठीक है, और हर दिन को मैं एक डब्बे के लिए बना रही हूँ, हर दिन को, तो आपने लास्ट डे पे अपना स्टेमिना टेस्ट करना है, तो आपको तो इसकी प्रैक्टिस डे वन से करनी है ना। स्टेमिना बिल्डअप, ये सारी चीजें तो डे वन से स्टार्ट होगी ना, फिर यू विल बी रेडी कि वो 7 आवर का जो कंजेक्टिव एग्जाम है, एक 1 आवर के दरम्यान में ब्रेक भी होती है, तो वो उसमें आप सरवाइव कर सको और आपको नजर भी आ रहा हो। क्योंकि 7th आवर तक तो नजर नहीं आ रहा होता सीरियसली ना, आपको दो दो तीन तीन नजर आ रहा होता है, लिखा कुछ और होता है, आपको समझ कुछ और आ रहा होता है, वो बस बड़ा आपको नजर आ रहे होते हैं जो नहीं है, और जो है वो आप उनको अनेबल टू पिक होते हो, पिक ही नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, इट हैपन्स। तो मेरी एक सजेशन है आपसे कि पासिंग रेट नो डाउट कंपेयर टू 1, 2 एंड 3, 2 का थोड़ा डाउन है, लेकिन जो
जिनसे मैं मुखातिब हूँ, जिन स्टूडेंट से मैं मुखातिब हूँ, ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये वो मेंबर्स हैं, वो एग्जामिनीज हैं जो आज ये मेरी बात सीरियस ले रहे हैं कि उन्होंने स्टैमिना बिल्ड पे एफर्ट या एक्सरसाइज डे 1 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, आज अगर डे 1 है कोर्स का, अभी से ही आपको लाइक, अभी कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन आपको जो कोर्स कैंडिडेट्स हैं, आई एम डेली पोस्टिंग 60 MCQs इंक्लूडिंग EMQs। चल रहा है ना सनेहा, यू आर वाचिंग दिस? आपका जो स्टडी ग्रुप का चैनल है उस पर डेली 60 क्वेश्चंस आते हैं विद एक्सप्लेनेशन एंड यू हैव टू आंसर। अगर नहीं कर सकते तो आपको रीड करने होते हैं। तो यही यही ये लॉजिक है। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं आप डेली MCQs क्यों करा रही हैं? डेली ही तो करने हैं, पेपर तो MCQs बेस्ड है ना, या तो EMQs हैं या SBAs हैं। तो उसकी प्रैक्टिस, वाई टू प्रैक्टिस देम इन क्रैश कोर्सेज, फास्ट ट्रैक्स, वाई इन लास्ट मिनट्स, वाई इन रैपिड रिवीजन, वाई ऑन द डे ऑफ एग्जाम, नॉट वाई नॉट टुडे। ठीक है, तो दैट्स वाई वी विल प्रैक्टिस देम राइट फ्रॉम डे 1। और आपने हर हर दिन का ना आपके ऊपर एक कर्जा है। आप हर दिन समझो ना, आप अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करके 4 घंटे निकाल रहे हो, बच्चों को नहीं दे रहे, हस्बैंड को नहीं दे रहे, अगर अनमैरिड हो तो पेरेंट्स को नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये आप एक एक लाइक कर्जा सा नहीं फील होता कि आज कुछ नहीं किया? हाँ, और लाइक इतने लोगों को टाइम नहीं दिया, तो कितना बुरा लगेगा ना ये। तो ये हर दिन आपका जो पूरा दिन है ना, इसको आपने बेस्ट यूटिलाइज करना है, बेस्ट यूटिलाइज करना है। और इसकी प्लानिंग एक रात बिफोर, 1 नाइट बिफोर करनी है, आवरली। अगर तुम लोगों ने MRCOG 2 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है ना, तो बस ये मेरी कुछ टिप्स हैं। आई हैव गिवन एग्जाम, इरम हैज गिवन एग्जाम। तो पोस्ट एग्जाम मैं आपको बता रही हूँ कि हम उसके लिए बेस्ट अपने आप को आज कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने अपने रोज के दिन को प्लान करना है और आवरली करना है कि लाइक रात को सोने से पहले ना सुबह वाली प्लानिंग फिट हो कि ये MCQs करने हैं, MCQs के डिस्कशन के लिए 2 आवर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेक्चर सुनना है 2 आवर का स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है, लेक्चर की डिस्कशन है, बिफोर लेक्चर डिस्कशन होती है आपकी। तो ये 6 घंटे मैंने ऐसे यूटिलाइज करने हैं और बाकी काम मैंने ऐसे करने हैं। ठीक है, तो ये मेरी 2 गोल्डन टिप्स हैं आप लोगों के लिए। एक तो लाइक अपने वेट रिड्यूस करो, अगर बहुत ज्यादा मोटे हो गए हो, बहुत अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, हेल्दी डाइट अभी से स्टार्ट करो। क्योंकि आपका जो बॉडी है अगर वो हेल्दी है, ऑब्वियसली आपका जो ब्रेन है, पार्ट ऑफ योर बॉडी है ना, वो हेल्दी है, तभी तो वो इतनी ज्यादा एग्जर्शन या ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकता है ना। ठीक है, तो डे 1 आपने इन चीजों को करना है। बाकी ये 3 P's हैं इस एग्जाम के लिए, और नो डाउट दिस इज अ टफेस्ट एग्जाम। ठीक है, तो आपको पैशन होना चाहिए कि ये ये जो है ना, मेरे में ना एक वो देख रही थी न्यूज़ में, एक रिक्शा ड्राइवर की, ऑटो ड्राइवर की जो थी बेटी ने जो है ना बोर्ड टॉप किया हुआ था। तो समवन वर आस्किंग कम्पिटिटिव एग्जाम टॉप किया हुआ था कोई, यू कैन से कि IAS का एग्जाम है या CP या ये जो है। तो शी सेड कि मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी फेल होने की, लाइक आई हैव नो चॉइस। मतलब तो पास करना ही था बिकॉज मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। ठीक है, एक बैटल भी हुई है हिस्ट्री में आप देखें तो, जो उनका लीडर था उस वो उन्होंने एक दरिया क्रॉस किया, दरिया क्रॉस करने के बाद जिन जिन कश्तियों में वो पोर्ट्स में आए थे उन्होंने वो जला दी। और आगे बड़ी फौज थी उनके सामने, तो उन्होंने बोला कि कश्तियां तो जला दी है ना, पीछे तो जाना ही नहीं है, तो अब तो बस लड़ना है। और वो इतनी बड़ी फौज थी और वो सक्सेसफुली उन्होंने ऑप्शन ही तो दी थी ना, अब दे फाउट वेल एंड द विन। तो मैं इसी को इसका कोरिलेट कर रही हूँ कि यू विल पास दिस एग्जाम इन 1 गो। कि आप में अगर पैशन है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है ये मेरी हार्ड एंड मनी है और ये मैंने दोबारा नहीं इस एग्जाम में पे करनी, और ये कोर्सेज मैंने ले लिया है, मैं दोबारा नहीं इनको रिज्वाइन करने वाला, ये चीज होनी चाहिए। रिस्पेक्ट योर हार्ड एंड मनी, why to waste them on courses and on giving RCOG एग्जाम फीस, why? ठीक है, और अपनी जिंदगियों में भी पीस लेके आना है। इन कमिंग 6 मंथ्स में, अगर 6 मंथ्स, हार्डली लेस देन 6 मंथ है, बल्कि आपने कोई अननेसेसरी जंगें नहीं लड़नी अपने लिए, प्लीज, बिल्कुल नहीं लगनी। तारिक बिन जियाद था उसमें, थैंक यू वेरी मच। आ गई हो तुम? आई अभी भी पिड्डी बैठी हो? आई एम वेटिंग फॉर यू। आ गई हो?
ओके, चलो आओ, तो नहीं बताना, वी विल मीट। अच्छा, समवन एल्स फ्रॉम यूके, ओके ओके ओके। चलें तो तो ये आपने ना जंगे नहीं लड़नी यार, एक जंग काफी है ना। अभी मुझे वो मैसेज आया कि मैडम मैंने एमसीपीएस किया हुआ है, तो आप सोच रही हूँ कि एमआरसीपीआई दूं, साथ ही एमआरसीओजी भी दे दूं। तो मैंने बोला देखो, एक जंग लड़ो अपने लिए, सारी जंगें एक ही वक्त में ना स्टार्ट करो। ऑल दो यू कैन इजीली डू दीज थिंग्स, और लोग करते भी हैं, लेकिन इट्स नॉट अ वाइज थिंग। तो पीसफुली जस्ट फोकस ऑन वन सिंगल एग्जाम, and then think about the next exam। और थर्ड थिंग है पार्टनर का होना। ये आप आराम से वन को में कर सकते हो अगर पार्टनर अच्छा मिल जाए, लेकिन पार्टनर अच्छा मिलता नहीं है। यही तो मसला है। तो यू आर लकी अगर अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया या स्टडी पार्टनर मिल गया। तो पार्टनर नहीं भी मिला तो यार रिप्लेसमेंट तो आप देखो, लाइफ पार्टनर की तो खैर रिप्लेसमेंट नहीं है, बट स्टडी पार्टनर की रिप्लेसमेंट है कोई भी ऐसा कोर्स जिसमें आप एक नंबर ना हो, जिसमें बाय नेम यू विल बी नोन बाय एवरीवन। ठीक है, तो इसका मतलब है बहुत ज्वाइंट कोर्स ना हो, छोटा कोर्स हो कंपैरेटिवली, जो आप जैसा बोलते हो, आप जैसा दिखते हो, आप जैसा रहते हो, आप जैसे सर्कमस्टांसिस में हो। ठीक है, जिन जो लाइक दे टॉक टू यू इन योर ओन नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि ये एग्जाम तो अंडरस्टैंडिंग का है, इसमें थोड़ा बोल के थोड़ी ना आना है। तो वाइजली अपना ऐसा अपना स्टडी पार्टनर या कोर्स आप डिसाइड करें, इफ यू हैव ऑल दीज थ्री पीस। तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता आप फेल हो, फिर पास किसने होना है? फिर आप ही ने तो होना है। ठीक है, प्लानिंग करनी है, प्लीज प्लीज प्लीज। इस प्लानिंग से मुराद तो ये भी कि टॉपिक की प्लानिंग करनी है, एक ना माइंड मैप बनाना है। अभी आप लोगों को लाइक जो लोग कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं उनको मैं बता दूं कि वी स्टार्टेड फ्रॉम सब फर्टिलिटी ना। ठीक है, और जो मैंने आपको कोर्स की आउटलाइन ही मैंने 3 तरीकों से दी है, याद आ रहा होगा ना, कि ये दो मेन गाइडलाइंस हैं, जीटीजी ओएचएसएस की, और एक नाइस की 2023 की इनफर्टिलिटी गाइडलाइन है। ये तो दो मेन है। इसके बाद जो फीमेल सारे फैक्टर्स थे उस पे सारे टॉक हमने सेपरेट किए हैं, हम उनको सेपरेट ही पढ़ेंगे। और जो मेल पे टॉक आर्टिकल्स थे मेन इनफर्टिलिटी के, वो हमने सेपरेट किए हैं। ठीक है, एंड वी विल सेपरेट एआरटी टॉक आर्टिकल्स एज वेल। तो अगर इसी तरह से माइंड मैपिंग अगर हम करेंगे कि हमने ये मॉड्यूल करना है, और आपका एग्जाम मॉड्यूल वाइज ही आता है, तो आपको पता है मेरी अंडरस्टैंडिंग कहाँ कहाँ होनी चाहिए। ये दो मेन जीटीजीज हैं, अगर सब फर्टिलिटी में से अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ट्रस्ट मी 8 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड जीटीजी और नाइस से ही आएंगे, ट्रस्ट मी। और बाकी जो 2-3 क्वेश्चन आने हैं वो इन टॉक आर्टिकल से आने हैं, लेकिन हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने तो पहली दफा में पास होना है। लेकिन जब हमें पता है कि 80% कॉन्टेंट जीटीजी और नाइस से आना है, तो इट शुड बी ऑन आवर फिंगर टिप। और जब हमें पता है कि 2 to 3 क्वेश्चन स्टोक से भी आएंगे, और ये एक कम्पिटेटिव एग्जाम है, तो मैं इसको भी नहीं सेक्रीफाइस करना, ये मैंने टॉक भी करने हैं एग्जाम फोकस्ड वे में। लेकिन ये फीमेल के टॉक्स हैं, फेलो लाइक ट्यूबल फैक्टर्स की हैं, ओवेरियन फैक्टर्स की हैं, अनएक्सप्लेन्ड की हैं, वो सारे, या मेल फैक्टर की हैं, राइट फ्रॉम 3 थिंग्स। ठीक है, मेल और फीमेल को भी हम 3 चीजों में डिवाइड करते हैं ना, एफएसएच, लो, नॉर्मल और हाई। तो अकॉर्डिंगली वी विल सी। तो इस तरह से आपने माइंड मैपिंग करनी है। आपका जो कोर्स प्लानिंग है वो भी इसी तरीके से मैंने की है, कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं हमारे जो प्रेपरेशन का टाइम है वो उन पे ही लगे, अननेसेसरी चीजें हम ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, करेंगे लाइक नेसेसरी चीजें सिर्फ, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना। लाइक बम्बार्डमेंट है स्टडी मटेरियल की, उल्टी आने को हो जाती है एंड पे, यार ये सब कुछ मैंने ही पढ़ना है। हाउ आई लो माइंड कैन एब्जॉर्ब सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो क्या नहीं पढ़ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू विल बी लकी इफ समवन विल से कि यार ये सब फर्टिलिटी का मॉड्यूल है और ये चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ी। कितना रिलीफ फील होता है वैसे ना। हुस्बा, नायाब, सरोवर, जसप्रीत, बड़ा अच्छा लगता है यार, ये नहीं पढ़ना। चलो, तो वो विल गाइड यू कि ये नहीं पढ़ना हमने। ओके, यार पैसा भी चाहिए, ट्रस्ट, क्योंकि देखो पैसा तो बड़ी जरूरी चीज है, पैसे भी कोर्स भी पाए करने हैं, एग्जाम की फीस भी देनी है, जो 4 क्वालिटी आवर तुम्हें मिल रहे हैं वो भी तो कॉस्ट पे मिल रहे हैं ना। समवन इज टेकिंग केयर ऑफ योर किड्स। हम्म, यू आर हैविंग गुड इंटरनेट, गुड गैजेट्स, फोन, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, सो मैनी थिंग्स। ये तो भाई अगर ये 5 पीस कम्स टुगेदर, 100% यू आर गोइंग टू पास दिस एग्जाम। वो जो 300 भी बच्चे हैं ना,
वो आप ही हो उनमें से, लिखवा लो मुझसे। ठीक है, तुम्हें याद है जब तुम में से जो MRCG1 के बच्चे थे, जब मैं कहती थी आना है लिखवा लो मुझसे, तो मैं ही वही हूँ, ट्रस्ट मी। अगर ये 5 थिंग्स यू आर हैविंग, यू आर वेरी लकी, आप ही ने पास होना। अच्छा, एग्जाम फॉर्मेट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, जैसे पेरिसन रूल में पार्ट 1 दिया था वैसे ही 2 दे के आना है। पेपर 1 है, वैसे ही ब्रेक है 1 आवर की, और फिर पेपर 2 है। ठीक है, लेकिन अनलाइक पार्ट 1, 100 सिंगल बेस्ट आंसर थे ना, इसमें 50 EMQs भी हैं, और सारा मैजिक ना इनका है, इन EMQs का। क्योंकि मेजोरिटी सिंगल बेस्ट आंसर्स कर लेती है, आप भी कर लोगे। ठीक है, तो जहां से आप डिफरेंट हो ना, अपनी ब्रेन, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ में और जहां आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, दोनों 50-50% आने वाली हैं। दिस इज EMQs। लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है, अगर लाइक SBS सब ठीक करके आ रहे हैं, आप खराब कर रहे हो, फिर आपकी परसेंटाइल ड्रॉप हो जाती है। तो SBS तो डेफिनेटली आपने करने ही करने ठीक। आपने जो स्नैच करने हैं अपने मार्क्स, वो EMQ से करने हैं। ठीक है, तो यस, रफली अगर आपके पास 1 मिनट में आपने सिंगल बेस्ट आंसर अप्रोच करने हैं, तो 2 मिनट में आपने EMQs करने हैं। इट विल बी योर यू नो रूटीन व्हेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिस EMQs। अभी से टाइमर लगा के तुम लोगों ने EMQs की प्रैक्टिस करनी है। मैंने आप कोर्स में हाउ टू अटेम्प्ट EMQs एक जो है सेशन भी पोस्ट किया है। ट्रस्ट में आज ही मुझे उसका फीडबैक मिला है। अभी मैंने लगाया नहीं, बट मैं लगाती हूँ, अभी जूम पे भेज देती हूँ। और शी वॉज टेलिंग मी, एंड डेफिनेटली शी विल बी पास, शी वॉज वेरी शाइनिंग स्टूडेंट, एंड आई नो हर फ्रॉम माई पार्ट 1 कोर्स। कि उसने बोला कि EMQs में मैंने सर्वाइव ही इसी आपके टेक्स्ट से किया था, जो आपने एक डेडिकेटेड सेशन लिया था, हाउ टू अप्रोच EMQs, एंड आई फॉलो द सेम, एंड दैट इज द रीजन कि मैंने टाइम पे एग्जाम कर लिया, और मुझे पहले ही पता था कि ये होने वाला है। और लाइक शी टुक एवरी एडवाइस सीरियसली, एंड 2 मैसेजेस मुझे आज मिले हैं जिन्होंने वाकई सीरियसली इसको फॉलो किया, एंड बोथ वर सेइंग कि मैडम वी विल पास इट। वरना MRCG2 के एग्जाम में कहना डिफिकल्ट होता है, बट दे वर टू कॉन्फिडेंट, दे सेड डू मैडम वी विल डू इट। एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस थी ना, जैसे जैसे लाइक आप अर्ली प्रेगनेंसी की बात कर लो, मिसकैरेज के लिए आपने डोज डिसाइड करनी है 9 वीक्स पे। ठीक है, तो आप समझो ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 जो कि सिंगल बेस्ट आंसर्स में होती हैं, EMQs में ये ऑप्शन 6, 7, 8, 9, 10 टिल 15 जाएंगी। तो अगर आप सिंगल बेस्ट आंसर्स 1 मिनट में पढ़ते हो, तो ये 15 चॉइसेस तो फिर 2-3 मिनट्स लेंगी ना आपका। और इसमें से फिर लकली 4 शायद आपको सही समझ आए, 15 सही समझ आए, और 10 सही समझ आए। तो फिर इन तीनों को कंपेयर करना है, और फिर 9 वीक्स पे जो बेस्ट प्लान है वो आपने चूज करना है। दैट इज एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चन। मतलब देखो, एक्सटेंडेड मैचिंग करनी है। गॉट इट? हम्म, हमने कभी 2-3 दिन से ये EMQs भी स्टार्ट करती हैं, तो वंस यू विल ज्वाइन, आपको अच्छे से और आइडिया हो जाएगा। अब तो AI का दौर आ गया है। मैंने तो सोचा इतने EMQs बनाने हैं ना, AI ने हाथ जोड़ देने हैं, जान छोड़ो मेरी। लेकिन तुमको प्रैक्टिस इतने कराने हैं कि यू विल इजीली रीड 15 क्वेश्चंस, यू विल इजीली एक्सक्लूड 3 ऑप्शंस, यू विल इजीली कंपेयर दीज 3, एंड यू विल चूज द बेस्ट। बट डोंट मिस दैट सेशन जिसमें मैंने EMQs अप्रोच बताई है। ओके ओके ओके, सो 3 आवर और दरम्यान में एक ब्रेक, तो 7 आवर हो गए। ठीक है, तो 60 मिनट में सिंगल बेस्ट आंसर्स रखने हैं। इसका मतलब है कि लाइक 1 1 मिनट में आप कर लोगे अपने सिंगल बेस्ट आंसर्स, और फिर 2 या 2.25 मिनट में आपने ये EMQ करना है। ठीक है, तो अभी से ही, इफ आई एम पोस्टिंग EMQs, तो अभी से ही प्रैक्टिस करनी है, टाइमर लगा के मैंने 2 मिनट में आंसर करना है, गलत आए सही आए, आपने टाइम बाउंड EMQs की अभी से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और व्हेन आई विल पोस्ट EMQs, मैं एग्जैक्टली 2 मिनट वेट करूंगी, एंड आई विल पोस्ट द की, एंड आई विल मेक श्योर कि एवरी वन अमंग यू विल पोस्ट कीज विद इन दीज 2 मिनट्स। तो अभी से ही हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। हाँ सनीहा, शेयर किया है, आज ही तो किया है। आप अपना ग्रुप ओपन करें, यू विल सी। तो बेसिकली जैसे पार्ट 1 में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पेपर 1 में होते थे, इसी तरह MRCG2 में भी कुछ स्पेसिफिक मॉड्यूल्स हैं जो पेपर 1 में होते हैं।
ठीक है, जैसे मॉड्यूल 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नाम बताती हूँ अभी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, देना तो पेपर 1 भी है, देना तो पेपर 2 भी है। ठीक है, और फिर लाइक दोनों पेपर में 50-50 आपसे वो ले लेंगे, आपके जो आपने अटेम्प्ट किया, और कंबाइन करके आपको रिजल्ट दे देंगे, लेकिन सेपरेटली पास नहीं करने, कंबाइन करके पास करने हैं। ठीक है, और जो मार्क्स है ना, वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसी होती है कि 40% जो स्कोरिंग होती है वो सिंगल बेस्ट आंसर्स की बेस पे होती है, और 60% स्कोरिंग जो होती है आपकी वो एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस की बेस पे होती है। ठीक है, तो सी एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टैंडर्ड टेस्टिंग होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और जो मार्किंग है वो बोल रहे हैं कम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा आता है ना उस दिन, और आपके साथ वालों को भी बहुत अच्छा आता है, तो फिर परसेंटेज हाई जाएगी आपका, आप इसमें थोड़े आपको टफ टाइम मिलेगा। बट आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और आपके उस दिन जो एग्जाम दे रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो परसेंटेज डाउन जाएगी, इसमें आपका फायदा है। तो दुआएं मांगो कि उस दिन सिर्फ आप अच्छा परफॉर्म करो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचना, सब अच्छा परफॉर्म करें, बट दिस इज अ फैक्ट एंड हियर कम्स लक एज वेल। चलो, तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस के बारे में बात ही मॉड्यूल वाइज करनी चाहिए, वाई टू टॉक अबाउट जीटीजी वाइज एंड नाइस। मतलब लोग आपको पुश करते हैं कि जीटीजी की सारी कंपाइल कर लो एक ही कोर्स में, डोंट डू दिस, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। गो मॉड्यूल वाइज, जैसे वो स्टार्टेड सब फर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी में वही नो, एक जीटीजी है, एक नाइस है, और सेट होगा आर्टिकल है। तो हमने पूरा मॉड्यूल कंप्लीट करना है, इसमें जो भी जीटीजी आएगी वो भी साथ साथ करेंगे, जो भी नाइस आएगी वो भी साथ साथ करेंगे, जो भी टॉक आएगा वो भी साथ साथ करेंगे, और जो भी सिप्स आएंगे वो भी साथ साथ करेंगे। डोंट स्टार्ट लाइक दिस कि पहले मैं सारी जीटीजी करूंगी, क्योंकि जीटीजी से बहुत ज्यादा आता है, आता तो बहुत ज्यादा है, बट फिर भी जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मॉड्यूल वाइज है। जैसे आपको बोला ना अभी लेबर में, डॉक्टर इनाम ने शुरू में, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 30 EMQs वर फ्रॉम लेबर। तो अगर कोई एक मॉड्यूल आपको सच में डबो सकता है ना पेपर में, वो लेबर है। तो डे फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आप लेबर में जो है ना वो हो जाओ, लेबर प्रूफ हो जाओ। इतनी लेबर डालो इसमें कि लेबर में वो एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चन तुम्हें दे, एसबीएस दे, यू आर लेबर प्रूफ, यू हैव पुट सो मच लेबर इन लेबर। गॉट इट। तो मॉड्यूल वाइज ही रहे, क्योंकि सब में आने 10 क्वेश्चन हैं, 7 आने ही आने जीटीजी और नाइस से, तो वो तो करनी अच्छे 3 भी करने हैं, बाकी तो लाइक वो टोक से करेंगे, जो भी वी नो किनसे ज्यादा आता है, जैसे मेल फैक्टर बहुत ज्यादा आता है, उस टोक को बहुत अच्छे से कर लेंगे, जिनसे कम कम आता है उनकी टेबल्स कर लेंगे। वो भी वेरी सेफ ना, इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे ना, तो हर मॉड्यूल से अगर 10 क्वेश्चन आने हैं, तो हमें हमें तो आ ही रहे हैं 8-9, तो इजी है ना 1 गो में पास करना। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ, इस स्मार्ट अप्रोच के साथ मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। गॉट इट। वॉइस ब्रेक कर रही है आयशा, आई एम सो सॉरी। क्या हम सबके लिए वॉइस ब्रेक कर रही है? हम्म। इट्स ओके मैम। ओके। अच्छा आयशा, फिर आप अपना कनेक्शन देखें, अगर सबको आ रही है तो इसका मतलब है आपकी तरफ मसला है। ओके, सनिया को तो सही आ रही है। अच्छा, मॉड्यूल वाइज ही जाना, और ये दे आर वेरी, कॉलेज इज वेरी कॉन्शियस अबाउट द मॉड्यूल्स। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बाकी कंट्री एग्जाम्स दिए हैं, आपको लगता है ओंकोलॉजी का पेपर था, धड़ाधड़ ओंकोलॉजी के सारे पेपर आए हो, नहीं नहीं नहीं, दे विल मेक श्योर कि हर मॉड्यूल से क्वेश्चंस आए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वेटेज दे हैव डिसाइडेड, जैसे लेबर, डिलीवरी, पोस्टमार्टम, ये तीन तीन मॉड्यूल्स टुगेदर हैं, हम इनको साथ ही लेते हैं ना, मिलते जुलते लगते हैं। तो इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड 30 EMQs आने ही आने, और EMQs ही ज्यादा आते हैं। ठीक है, 4-5 सिंगल बेस्ट आंसर्स आएंगे, तो ये 3 मॉड्यूल से 30 ही आने हैं, 30 या 35। पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल स्किल से हार्डली टेन क्वेश्चन, इंक्लूडिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। एंटीनेटल से डेफिनेटली 20-25 आने वाले हैं, लंबा मॉड्यूल है तो 20-25 आएंगे। मैटरनल मेडिसिन लंबा मॉड्यूल है, 4 सेशंस में इसको हम कंप्लीट करेंगे, एंटीनेटल को 2 सेशंस में करेंगे, तो आने ही आने इससे तो 30। लेबर के बाद जो सबसे बड़ा मॉड्यूल है दैट इज मैटरनल मेडिसिन, एक्सपेक्ट 30-35 क्वेश्चन फ्रॉम लेबर, सो मैटरनल मेडिसिन, तो उसको बड़े चाव से करना है। मैटरनल मेडिसिन को इस तरीके से पढ़ना है कि रिवीजन में तंग ना करे,
ठीक है, ये रिवीजन में टाइम ले जाता है वरना, और एग्जाम में भी तंग ना करे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। जितने इसके EMQs जहां जहां से हैं वहां से भी करेंगे, एंड आई टोल्ड यू कि वी विल टेक हेल्प ऑफ AI एज वेल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया अब तो, उनसे भी क्रिएट कराएंगे, और बहुत सारा प्रैक्टिस करना है हमने मैटरनल मेडिसिन। गॉट इट? तो बस इसमें भी तुम लोग लेबर प्रूफ हो जाओगे। तो यू विल पास इट इन वन गो। गायनाकोलॉजी आफ्टर मैटरनल मेडिसिन थर्ड बिगेस्ट मॉड्यूल है, ठीक है, फिर एंटीनेटल है। अच्छा, फिर भी मैंने बोला ना, ये एग्जाम एक कम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें ये चीज भी देखी जाती है कि बाकी लोग बुरे किस चीज में हैं। बाकी लोग किस चीज में बुरे हैं वैसे? मैं बताऊं किस चीज में बुरे हैं? हम्म जहां से तुम अच्छे होगे, तुम उनको compete करके ही तो पास होगे ना तुम लोग। बाकी लोग बुरे हैं EMQs में, आप लोगों ने इस पे अच्छा होना है। Day 1 EMQs की प्रैक्टिस 2 मिनट बाउंड स्टार्ट कर देंगे, राइट, एंड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बाकी लोग बुरे हैं क्लिनिकल गवर्नेंस में, कंसेंट्स वगैरह जो होती हैं, और आपका बायोस्टैट है। यू शुड बी सुपर परफेक्ट। और मुझे पता है जो पार्ट 1 के कैंडिडेट्स हैं, बायोस्टैट तो उन्होंने जितनी कर लिया, अब तो उनको भी उल्टी आ रही होगी, इतनी ही करनी है, वही सब चीजें रिवाइज करनी है, एंड यू विल बी बेटर इन इन एग्जाम। तो EMQs, लेबर, स्पेसिफिकली EMQs की मैं बात कर रही हूँ तो लेबर की बात कर लेंगे, समझ लो, और कोई तंग नहीं करता। EMQs अगर तंग करने वाला किसी मॉड्यूल से आने वाला है ना, वो लेबर है, वो लेबर है, और वो लेबर है। उसके बाद अर्ली प्रेगनेंसी है। मैटरनल मेडिसिन की EMQs तंग नहीं करते, डुएबल है, एंटीनेटल के डुएबल है, सर्जिकल के डुएबल है, कंसेंट के भी, क्लिनिकल गवर्नेंस के भी डुएबल है, ठीक है। You love biostats number. I love too. After Maria's session, anyone can fall in love with biostat. Thank you very much for appreciating biostat lectures. और जब आप बायोस्टैट में अच्छे हो तो फिर आप समझो आप फिर सेफ साइड पे तो ऑलरेडी हो ना। तो सोर्स वाइज तो हमने जाना ही नहीं है, ठीक है, डोंट गो सोर्स वाइज। वैसे सोर्स वाइज थोड़ा सा बता दूं, हमने ये सारे मॉड्यूल्स में से कुछ GTGs हैं, कुछ नाइस हैं, कुछ में FSRH हैं, फिगोज हैं, टोग हैं, सिप्स हैं, और बहुत सारे लाइक कंसेंट एडवाइजेस हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। बट ट्रस्ट मी, जो आपका का पूरा पेपर है ना, अगर आप 68 पे पास हो रहे हो ना, तो आपका 65 पूरा पास होने वाला पूरा पेपर GTG और नाइस से आ रहा है। बाकी 40% या 30% FSRH, फीगो, टोग, सिप्स एंड एक्स्ट्रा से आ रहा है। तो बी वेरी पर्टिकुलर, किसी भी मॉड्यूल में GTG आ जाए ना और नाइस आ जाए, आपने उसको अच्छे से करना है। और ड्यूरिंग रिवीजन भी किसी भी मॉड्यूल में जो एहेड ऑन टाइम देना है वो अपने GTG और नाइस को देना है, बिकॉज वी नो, हमें स्मार्टली हमने असेसमेंट की हुई है इस एग्जाम को पास होने के, हमें पता है तरीके। तो हम इनको तो इनकी रिकमेंडेशंस, इनकी चीजें हमने बड़े ध्यान से सुननी और एब्जॉर्ब करनी और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। EMQs और SBS की प्रैक्टिस बुक्स हैं MRCG 2 की, और बहुत सारी हैं। ये सारी जो आपको नजर आ रही हैं, इससे भी ज्यादा हैं, थोड़ी रेयर है, अभी मैंने इसलिए लगाया नहीं उनका, लेकिन ये सारी करनी है। वी विल डू ऑल। अगर हम करते हैं बुक वाइज, जो कि बहुत सारे कोर्सेज, आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग बुक वाइज। आई हैव ओपन क्वेश्चन। मतलब बच्चे ने तो अभी सब फर्टिलिटी ही शुरू किया है, आप बुक वाइज करा रहे हो जिसमें ऑन्कोलॉजी आ रही है, मैटरनल मेडिसिन आ रही है। व्हाई यू आर सो क्रूअल भाई? उसको आपके लिए इजी है ना ग्रुप मॉड्यूल वाइज कराना, उनके लिए तो मुसीबत है। उन्होंने सब फर्टिलिटी पढ़ी है, वो सब फर्टिलिटी ही करना चाहते हैं, इस बुक से भी, 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 इससे भी, ठीक है, इससे भी। EMQs डॉक्टर ताहिर के, वो भी, वो सब फर्टिलिटी के ही करना चाहते हैं, ठीक है। मानदा के भी सब फर्टिलिटी ही पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मास्टरिंग गणेश गुप्ता, गेट थ्रू, पास MRCOG, everything they want to do, only sub fertility because they are doing sub fertility. Don't push them to do oncology when they are doing on for sub fertility, ठीक है। तो when I was preparing, अब जब खुद तैयारी कर रही थी तब मुझे ये फील हुआ कि many courses are people are going book wise, कि यार ये बुक होगी, चलो ये कर लो, ये कर लो, अब तो क्रैम कर रहे हो, पीछे इन डेप्थ तो कोई चीज नहीं बन रही। तो आई विल सजेस्ट यू कि इफ यू आर स्टार्टिंग एनी मॉड्यूल, उसी मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लो इन बुक से, या तो कोई कोई आपका इतना
मुखलिस हो स्टडी पार्टनर या आपका कोर्स, वो ये आपके बिहाफ पे करे ताकि आपका टाइम बच जाए. The way we are doing, we have collected all module wise questions from all these sources and more than these sources, and we will cover. The moment we will complete our subfidelity module, we will complete our subfidelity questions as well, including SBAs and EMQs. And we are perfect now in subfidelity. And then we will move on next module and we will do the same with that module. Got it? And this is the most smart way and wise and productive way to prepare for MRCOG 2. डंकी वर्क नहीं करना आपने, ठीक है? वरना तो लोग कहेंगे 6 महीने तो बहुत कम है एग्जाम की तैयारी के लिए, साल पढ़ना चाहिए फलाना ढमकाना. ट्रस्ट मी, 5-6 months आर एनफ, एनफ अगर आप स्मार्ट और लॉजिकल और सेंसिबल तैयारी करते हो. आई टोल्ड यू पीपल के एग्जाम तो सारा SBA EMQs का है. अब वो अटेम्प्ट कब करेंगे? जब थ्योरी अच्छी आती होंगी ना. थ्योरी तो सुन ली लेक्चर में या पढ़ ली, नोट्स बना लिए या मिल गए. वी हैव मेड एंटायर नोट्स, आपको पता है. आई विल, मैं उसका लिंक लगा दूंगी नीचे, अगर आप यूट्यूब पे से देखते हैं तो. वी हैव मेड ऑल नोट्स, वी हैव कंपाइल्ड ऑल एवरीथिंग. अगर सबफिडलिटी में कोई चीज भी आती है तो वो सबफिडलिटी की बुक में अवेलेबल है. यू डोंट नीड टू ओपन मैनी ग्रुप चैनल्स एंड थिंग्स, जस्ट ओपन दैट ई बुक एंड दैट इज सफिशिएंट. और बीरम ने बताया भी है कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो मिस होगी इन बुक्स में जो कि एग्जाम में आनी थी. एनीवे, तो वो आपने कर लिया, ई बुक पढ़ ली और उसके लेक्चर सुन लिए. तो सेकंड थिंग क्या, मॉड्यूल वाइज आपने सारे प्रैक्टिस बुक्स प्रैक्टिस कर ली. कॉलेज के ना बाकी भी सोर्सेज हैं, जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ई लर्निंग, इनका ऑनलाइन टूल है, ठीक है? तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ई लर्निंग की प्रैक्टिस भी डे 1 से स्टार्ट कर दें. वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं. तो थिंक, चीज़ों को सिंपल रखो. स्मार्ट अप्रोच यही तो होती है, कॉम्प्लेक्स कर देना बहुत सारी चीज़ें डाल के. करना क्या है भाई, मॉड्यूल उठाओ, उस मॉड्यूल में जितनी चीज़ें आती हैं, GTG नाइस स्टोक्स, सारे इकट्ठे पढ़ लो. MRCG 2 की प्रैक्टिस बुक्स उठाओ, उस मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी उन बुक्स में क्वेश्चन है वो सारे कर लो. ई लर्निंग उठाओ, उसमें जितने क्वेश्चन है सब फर्टिलिटी के वो सारे कर लो. ठीक, ये सही है ना? आई आर कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स, गो मॉड्यूल वाइज, ठीक है? ओके. अच्छा, SBA का पैटर्न, बस ये तो मैं छोड़ो, मैं जब हम शुरू करेंगे तो आई विल टेक मोर टाइम हेयर. तो हाउएवर ट्राई टू सॉल्व सिंगल बेस्ट आंसर्स इन 1 minute एंड आई विल मेक श्योर कि 1 minute के बाद ही की पोस्ट की जाए ताकि आप लोगों की टाइम बाउंड प्रैक्टिस हो, ठीक है? और मैंने अभी लेबर का सैंपल क्वेश्चन हटा दिया. मैं नहीं चाहती अभी हम इस तरह से स्टार्ट करें. आई एम जस्ट गिविंग यू नो पिक्चर कि हाउ वी विल स्टार्ट, ठीक है? और आपने EMQs 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करने. अगर आप EMQs 2 मिनट्स में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे तो इतने प्रैक्टिस करो, इतने प्रैक्टिस करो कि 2 मिनट में कर सको. आपको याद होगा, इफ समवन इज फ्रॉम माई FCPS उसकी कोर्स, तो उसमें हम क्या करते हैं एग्जामिनेशन का, कि we used to show the we used to say our members कि आपने एग्जाम में करना है पेशेंट का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन या बायमैनुअल एग्जामिनेशन या GP, और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है? MRCG में यू पीपल आर लकी, वहाँ रियल पेशेंट नहीं होते, रोल प्लेयर्स होते हैं और एग्जामिनेशन नहीं होता. होता भी है तो मॉडल पे होता है या सिमुलेटर पे होता है, लेकिन FCPS में रियल पेशेंट पे होता था. तो वो यूज टू से कि आप पहले पेशेंट से स्टार्ट करो GP लेना, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना, आपको लग जाएंगे उसमें 1 घंटा. फिर दूसरे पे लगेगा कितना, 50 मिनट, तीसरे पे 40. और पूरे जो वार्ड में सब पेशेंट का GP लेके आना है आज. और जब आप लास्ट पेशेंट का GP कर रहे होंगे ना, तो एग्जैक्टली यू विल बी डूइंग इट इन 2 to 3 minutes. कहानी कहाँ से शुरू हुई थी 60 मिनट से, एंड कहाँ हुई है 2 to 3 minutes में. और एग्जाम में तो 4 minutes थे. तो इजी नहीं हो गया कि आपने अपने अपने आप को अपना स्टेमिना बिल्डअप कर लिया कि यू आर नाउ डूइंग GP इन 2 minutes 3 minutes. तो सेम विद EMQs एंड योर SBAs अभी से बिल्डअप करना है. और अगर आपको EMQs में 5 minutes लग रहे हैं तो इतने प्रैक्टिस करने हैं कि आप इसको विद इन 1-2 minutes आप इसको पढ़ के अंडरस्टैंड करके बस को स्क्रीन करके आप इसको कर रहे होंगे. जितनी प्रैक्टिस EMQs में करोगे यू विल बी मोर सेफ, बिकॉज हमने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है. EMQs आते भी लेबर, प्रेगनेंसी, मेडिकल डिसऑर्डर और गायनी और सब फर्टिलिटी से है. तो इन मॉड्यूल को तो फिर इनमें भी लेबर प्रूफ होना है.
जब पहले ही पता है ये तंग करेगा तो पहले ही अच्छे से तैयार कर लेंगे। अर्ली प्रेगनेंसी में तो विल यू लॉट ऑफ चॉइसेस कि इसका टीवीएस कर लो, इसका टीएस कर लो, इसका बेटा SAG-40 टावर पे कर लो, इसका 1 वीक पे कर लो, इसको कम्युनिटी में रेफर करो, इसको ई पैक में रेफर करो, इसकी लेप्रोटमी करो, इसकी लेप्रो करो, सो मैनी थिंग्स। तो आपने इसको इतने प्यार से चाव से पढ़ना है ना। आपको आपको पता होगा इसको, इस पेशेंट का बस आते ही नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको वहां भेजना है। तो वो 14 ऑप्शंस ही हैं या 24 ऑप्शंस है, तंग ही नहीं करेंगी। क्योंकि आपने जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ी, आपने आइडियल की, आपने विजुलाइज की और वो की, आपने उन 14 में जब आप स्क्रीन करोगे तो आपको तो वो आराम से नजर आ जाएगी। और फिर फाइनली 2 या 3 कीज बचेंगी जिनको कंपेयर करना है, एंड यू विल डू इट इजीली। डोंट मिस माई EMQs अप्रोच सेशन। उसमें मैंने सब चीजें आपको लाइव सिखाई हैं कि क्या चल रहा था। ठीक है, सेम फॉर जनरल गायनी एंड सब फर्टिलिटी। दे विल गिव यू लॉट। अभी कल ही जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का था, और FSH उसका लो, टेस्टोस्टेरोन उसका लो, हर चीज उसकी लो, और हाइपो का सिनेरियो था साथ में। तो इतनी सारी ऑप्शंस थी, तो वो बड़ा इजीली जिसको समझ आ गई कि कैलामैन की तरफ जा रहा है, उसने बाकी चॉइसेस देखी भी नहीं। हम्म। अच्छा नहीं, ये मैंने मिक्स कर दिया, वो कैलामैन का दूसरा था। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में वो बंदा पहले ठीक था, बाद में खराब हुआ था, तो वो आपने सेकेंडरी काजेज ढूंढनी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो खराब करती हैं और हाइपो भी करती हैं। आई विल लेट यू नो, नो वरीज। ओके, तो जो आपके एग्जाम में पास होने का जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो आपके EMQs हैं। एट द सेम टाइम सिंगल बेस्ट आंसर्स तो करने ही ठीक है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है खराब करने की। लेकिन जो आपने स्टेमिना बिल्डअप करना है, लाइक अप्रोच पे ज्यादा फोकस करना है, वो EMQs पे करना है। और EMQs आ रहे हैं लेबर, अर्ली प्रेगनेंसी, मेडिकल डिसऑर्डर, जनरल गायनी, सब फर्टिलिटी से। तो सारे कोर्स में इन मॉड्यूल्स की स्टेप वाइज अप्रोच हमने पिन पॉइंट करके पहले ही संभाल के रखनी है। ठीक है, ओके। तो कंपटीटर आपके कौन कौन है? मैंने बोला ना, आप इस एग्जाम में लोग फेल बहुत होते हैं। अब वो जो फेल होके आ गया, आप पहली दफा दे रहे हो, आप तो मुसीबत में वो तो आपसे 6 महीने सीनियर है, उसको तो सब पता चल गया एग्जाम का। हम्म। तो आपने तो उसको भी तो फाइट करना है ना। आपने इतना क्रिस्टल क्लियर पढ़ना है। ठीक है, चलो। तो जो फिर जो उनके वीक एरियाज हैं, दे शुड बी योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। वीक एरियाज क्यों है, क्या है? उनकी स्टेप वाइज प्लानिंग खराब है, आपकी अच्छी है। उनका बायोस्टैट खराब है, आपका अच्छा है। वो लेबर EMQs में तंग होते हैं, आप तो लेबर में लेबर प्रूफ हो। ठीक है। और वो ड्रग सिर्फ याद करते हैं, आप तो डोज और रूट भी याद करते हो। हम्म। वो परसेंटेजेस भूल जाते हैं, आपने तो परसेंटेज सारी की सारी मॉड्यूल वाइज पहले ही अलग से संभाल के साइड पे रखी हुई है। जहां भी सपर्टिलिटी अब हमने स्टार्ट किया है ना, यू पीपल आर बाउंड टू मेक अ स्मॉल नोटबुक। और उसमें सपर्टिलिटी के जितने भी परसेंटेजेस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, मेल फैक्टर, वट एवर, हाइपो, हाइपर, यू, जितने भी आने वाले हैं वो सब एक जगह लिख लो। कोई क्या 2 पेज की परसेंटेजेस बन जाएगी ना, 2 पेज आ जाएंगे सारी परसेंटेजेस पे। तो फ्रीक्वेंटली वी विल रिवाइज इट, इसमें क्या तंगी है? आपको पता है ना आपके कंपिटिटर्स का। तो बस आपने उसको जहन में रखो, अपने दुश्मन को उसके मुताबिक तैयारी शुरू करो। अब मैं तुम्हारी दुश्मनी नहीं करा रही आपस में, लेकिन ये एग्जाम है लाइक वार। ठीक है, ओके। सो पासिंग रेट तो भूल जाओ। पास इसमें वही होना है जो 160 डेज बिफोर तैयारी शुरू कर रहा है, स्मार्ट अप्रोच से, नो डंकी वर्क। उसको पहले ही पता है कि EMQs ने तंग करना ही करना, ये इन मॉड्यूल से आने ही आने, और बहुत बेसिक इनिशियल से आते हैं, स्टेप वाइज बिल्कुल। ठीक है, तो मैं अभी वहीं से ही कहानी शुरू करूंगा। और पार्ट 2 आप ऐसे करते हो तो फिर आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक इट। ठीक है। ये टाइमिंग चेंज कर लो इसको। फर्स्ट रीड वी विल मेक श्योर कि विद इन 3 to 4 months हो जाए, और एंड पे आपके पास सुकून से जो है ना टाइम बचा हुआ हो। सीमलेस पढ़ना है। ठीक है। और लाइक सीमलेस से मुराद ये है कि द मोमेंट वी विल डू थ्योरी, साथ ही उसके जितने सिंगल बेस्ट आंसर्स और EMQ के सोर्सेज हैं, चाहे वो प्रैक्टिस बुक्स थी, चाहे वो E-लर्निंग था, आपने उसको कंप्लीट कर लिया। फिर आपने नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करना है। और साथ साथ अब आपको दिक्कत तो नहीं पेश आएगी खैर नोट्स बनाने की, क्योंकि ये आपके हिस्से का काम मैंने कर लिया। लेकिन देखो वो फिर भी नोट्स मेरे ही हैं। आई विश
देखो अपने पर्सनल नोट्स की ना वैसे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब ये तो कोर्स बेचने वाली लाइक सेल करने वाली बात है कि मतलब नोट्स रेडी बाय बाय बाय, लेकिन फिर भी जनरली आप लोगों को सजेशन दे रही हूँ, देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ मेकिंग योर ओन नोट्स। क्योंकि जो नोट्स आप बनाते हो ना, आप खुद को जहन में रख के बनाते हो कि मुझे ये भूलता है, मेरा डिफिकल्ट एरिया ये है। गॉट इट? हम्म। ओके। तो अपने नोट्स अगर बना लो तो बेहतर है, या मेरे ही नोट्स पे ऐड ऑन कर लो, बट राइट डाउन समथिंग फॉर यूर सेल्फ। ठीक है। ओके। चलें, तो परसेंटेजेस की बुक अपनी खुद बनानी है। बहुत सारे नोट्स नहीं बनाने। देखो जो जो बहुत सारे सोर्सेस, सब फर्टिलिटी के अगर हम सारे सोर्सेज को मिलाएं तो वो सारे पेजेस, लेट्स अज्यूम कितने पेजेस के बनेंगे? 15,000 पेजेस बनेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये तो इनह्यूमन है कि तुम लोग पढ़ सको इसको 5 मंथ्स में। तो व्हाट आई हैव डन, मैंने इसको सिक्यूज करके 500 पेजेस पे ले आई हूँ, जो काम की चीजें हैं। तो आपने इसको मजीद सिक्यूज करके पूरी सब फर्टिलिटी आप 50 पेज पे ले आओ। ये दे शुड बी द नोट्स। और यही 50 नोट्स बेसिकली डुएबल चीज है, जो कि आप एग्जाम से बिफोर इन 1 वीक रिवाइज कर सकते हो। बिकॉज 500 आप रिवाइज नहीं कर सकते, नीदर यू कैन रिवाइज 500, 515 नहीं कर सकते, ना ही 500 कर सकते। यू कैन ओनली रिवाइज 50 पेजेस जो आपने अपने लिए स्क्रीन किए हैं, और वो चीजें देखी हैं जो आपको तंग करती हैं, जो आपने लर्न किया है गलत कर करके, सिंगल बेस्ट आंसर्स और EMQs। तो ये 50 पेज का कंटेंट अगर आप खुद से क्रिएट कर लेते हो तो लिखवा लो। मनी बैक गारंटी है, आप पास कर रहे हो ये पेपर। डेफिनेटली आप पास करते हो। फ्लैश कार्ड, माइंड मैप्स, ये तो मैं करा दूंगी। 3 टाइम्स रिवीजन वैसे अच्छी बात है, लेकिन अगर पहली दफा ही कचरा पढ़ लिया ना, तो जितनी मर्जी दफा रिवाइज करो वो फर्क नहीं पड़ने वाला। हर दफा उसको टाइम लगेगा, हर दफा भूलेगा, हर दफा तंग करेगा। तो फर्स्ट रीड इतनी अच्छी जबरदस्त क्वालिटी होनी चाहिए उसमें कि जब रिवाइज करो, लाइक सब फर्टिलिटी अगर हम 1 हफ्ते में कर रहे हैं ना, या आपने इसको ऐसे करना है कि रिवीजन में ये लाइक 7 डेज है ना हफ्ते में, रिवीजन में ये 7 आवर में हो, पहली रिवीजन में। ठीक है। ये इतना अच्छा आपने अब अगर आपने 7 डेज में इसको अच्छे से पढ़ा है तो 7 आवर में ये रिवाइज होने वाला है। अगर आपने 7 डेज में कचरा करके पढ़ा है इसको, तो फिर नेक्स्ट रिवीजन में भी ये 7 डेज ही लेगा। ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वालिटी रीड डिफाइन करती है कि आपकी रिवीजन टाइम कितना है। तो ये सब्जेक्टिव सी चीज है। ओके। हाउ टू पास 1 को मैं साथ साथ बता चुकी हूँ। ठीक है। अब सबसे बड़ी जो मेरी तुम लोग टिप है ना, डे 160 डेज बिफोर मैं बात कर रही हूँ कि अपने दिनों को, अपने हर दिन को प्लान कर लो। लाइक मेरा अभी मैं सोऊंगी ना सुबह, लाइक सुबह मुझे उठना है, तो मैंने प्लान किया है कि फजर के वक्त उठी हूँ मैं। ठीक है। नमाज पढ़ी है मैंने, किचन में गई हूँ, मुझे अपने बच्चों के लंच तैयार करने हैं उनके मूड के मुताबिक। और फिर लाइक उनको छोड़ के आना है, छोड़ के आती हूँ उनको। और मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ फिर उसके बाद अपने नोट्स पे, अपने कोर्सेज पे, मुझे नहीं पता चलता कि 1 कब बजा है ना। और मैंने आवरली प्लान किया हुआ है, लाइक इस कोर्स को इतना टाइम देना है, लाइक 9 टू, अभी FCPS मेरा क्या चल रहा है आजकल, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनका क्रैश कोर्स है, एग्जाम उनका भी विद इन 2 वीक्स है, तो मेरी सारी प्रायोरिटी उस कोर्स पे होती है। तो मैं अपनी अर्ली, जब सुबह का जो मेरा फाइन टाइम है, मैं अपने FCPS के कोर्स को देती हूँ। ठीक है। इसी तरह मैं प्रायोरिटाइज कर लेती हूँ कि ये एक टाइम है, पर बच्चों को मैं ले आई। ठीक है। फिर लाइक सो मेनी थिंग्स घर में, लाइक 3 बच्चों के साथ रिस्पॉन्सिबल लाइफ तो गुजारनी ही है। बट मुझे मेरी आवरली प्लानिंग हो चुकी होती है कि इस वक्त मैंने कॉल करनी है, इस वक्त मैंने अपनी टीम से मीटिंग करनी है, इस वक्त मैंने वो बड़ी अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं हाउ आई एम मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स। दिस इज द वे आई एम मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स, कि मैंने नेक्स्ट डे को आवरली प्लान किया हुआ है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एडवाइस है, मुझे थोड़े लेट समझ आई, लेकिन काम की बहुत है। यू विल थैंक मी लेटर। ये तुम लोग सीख लो अपने दिनों को प्लान करना। आप अपना दिन नहीं प्लान करोगे ना, तो कोई और प्लान करेगा। कोई कहेगा चलो बाहर चलते हैं, दोस्त आ गई, हमसाई आ गई, फोन आ गया। आपको पता है यार अभी फोन लंबा हो रहा है, 2 घंटे नहीं बात हो सकती। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, मुझे तो इस टाइम स्लॉट में ये करना है। आज तो लॉन्ड्री का दिन है। ठीक है। अगर आप फिर भी देखो, फिर भी अगर आपके जिम्मे बहुत सारी जिम्मेदारी है ना,
कुकिंग भी आपने करनी है, तो आप मेन्यू वीकली डिसाइड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हाफ कुक करके लेबल करके किचन में रख सकते हो। बहुत सारे हैक्स हैं यार, बहुत जुगाड़ है दुनिया में। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर तुमने MRCT 2 1 गो में पास करना है तो बस करना है, और फिर खुद ही माइंड ओपन होता रहेगा कि हाउ यू विल सेव टाइम। और इन 5-6 महीनों में मैंने बोला ना, और जंग नहीं लड़नी। ना वार्ड की पॉलिटिक्स में फंसना है ना फैमिली पॉलिटिक्स में फंसना है। ठीक है, और सुबह सुबह रोज अपनी सास की एक तारीफ करनी है हस्बैंड के साथ, उसका मूड भी अच्छा रहेगा। तो क्या फर्क पड़ता है यार, हमने तो जंगे नहीं लड़नी ठीक है। और बच्चों के साथ भी हार्श नहीं हो। जब बच्चों पे हम हार्श होते हैं ना, वो 2-3 दिन इतने गंदे गुजरते हैं। ठीक है, डोंट डू दिस। 2-3 मिनट के लिए वो काम छोड़ दो, बट बी पोलाइट विद योर किड्स। ओके, चलो जनाब, तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो। अच्छा, प्रेपरेशन साइकिल की सबसे बेस्ट एडवाइस मैं दे रही हूँ स्पेसिफिकली फॉर MRCOG 2। अब अगर खुद से पढ़ोगे ना, जैसे सब फर्टिलिटी और OHSS है, सब फर्टिलिटी की नाइस और OHSS है, खुद से पढ़ोगे ना, तो ये तो पेज टू पेज पढ़ने में तुम लोगों के लग जाएंगे 1-2 दिन, और तब भी नहीं समझ आ रही होगी। लेकिन अगर लेक्चर लोगे ना, फर्स्ट यू विल लिसन माई लेक्चर। आई विश मैं आज कंबाइन कर सकती सब फर्टिलिटी का, बट आई विल कंबाइन इन द एंड। आई विल गिव यू अ डेमो के हाउ यू शुड रीड। तो ना, आप सुन के अगर पढ़ोगे ना, तो आपको पता है कि क्या पढ़ना है। बिकॉज मैम वॉज टेलिंग, अभी डॉक्टर इरम ने बोला कि आई वॉज इकोइंग इन हर ईयर ना, वाइल शी वॉज अटेम्प्टिंग एग्जाम। शी हैज लिसन मी। मैं उसे बोल रही थी, इरम ये आना ही आना, ठीक है। ये मेल फैक्टर का परसेंटेज है, ट्रिकी है, नाइस में 40 है और टॉग में 50 है। तो आपको अगर इन दोनों में से कम कोई चीज चूज करनी है तो वो 40, अगर 40 नहीं है तो फिर 50। और ये तो आना ही आना मेल फैक्टर में, हाइपो हाइपर और यू के सिनेरियोस। तो दिस इज द वे यू विल पिक। और रिमेंबर, प्रोलैक्टिन ने हमेशा FSH लो ही करना है। ये बहुत सारे तरीकों से आने वाला है, और ये ड्रग्स हैं, ये खराब करती हैं, ये आएंगी। अब ये सारी बातें मैंने उसको बताई थी ना, तो जब उसने सब फर्टिलिटी और HSS पढ़ा, तो शी ऑलरेडी नो ये चीजें हाईलाइट करनी है। मतलब बिल्कुल एफर्टलेस रीडिंग थी वो, एफर्टलेस रीडिंग। और पेज मेमोरी के लिए पढ़ना तो चाहिए। MRCT 2 के कैंडिडेट्स को, FCPS कैंडिडेट को मैं ये कहती हूँ कि यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन माई माई नोट्स, माई ई बुक्स। बट MRCT 2 स्टूडेंट्स को मैं ये नहीं कहती, डोंट go do this. First listen my lecture and then always read. At least GTG और नाइस की फर्स्ट रीडिंग शुड बी बाय योर ओन आईज। लेकिन पता है क्या होता है, आंखों को पता भी नहीं होता कि पढ़ना क्या है, जब तक कोई ना बताए, कोई देखना ना सिखाए। लाइक आप एग्जामिनेशन करते हो, आपको मैथ्स नजर आएगा जब तक किसी ने नहीं बताया कि मैथ्स यहाँ यहाँ होता है, इसके ये फीचर्स हैं, उसको ऐसे ऐसे फील करना है। बॉर्डर है, इसकी शेप है, इसकी मोबिलिटी है। इसमें SITs के लिए ये टेस्ट करने हैं, शिफ्ट कराना है इसको। तो जब तक कोई नहीं बताएगा, आंखें क्या देखेंगी मैथ्स, वो तो मैथ्स नजर भी नहीं आने वाला। दिस इज द सेम थिंग। तो पहले सुनो, सुन के रीड करो। तीन तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्पेसिफिकली MRCOG 2। पहले सुन लो, इससे बहुत टाइम बचने वाला है। यू कैन इजिली मेक इट इन 5 months इफ यू विल लिसन मी फर्स्ट, प्लीज प्लीज प्लीज, देन रीड। GTG और नाइस तो रीड कर लें, टॉक छोड़ने या छोड़ दें। फॉर दीज यू कैन ट्रस्ट ऑन माई ई नोट्स एंड माई लेक्चर। ठीक है, और फिर आप क्वेश्चन ऐसे कुछ सॉल्व करें ना कि क्वेश्चन प्रूव हो जाए आप। और बस ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, रिफाइन करते रहेंगे नोट्स, गलतियां कर करके। जो आपके SBS MQs गलत हो गए, उनको ऐड करते रहेंगे अपने नोट्स में। और इसी तरह ये चलता रहेगा। गॉट इट। तो सीमलेस प्लान, सिंपलेस्ट प्लान यही है कि थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस बुक से करो, लाइव सेशंस ऐड करते रहो, नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाते रहो। ठीक है, वैसे क्वालिटी लाइव सेशंस यहाँ आता है प्रायोरिटी में। सबसे पहले सुनो, फिर थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। दिस इज लाइक दैट। तो बिल्कुल ये आपकी डेली रूटीन है, और यहाँ आप खड़े हो 100% पे पास होना। आई एम टेलिंग यू, नोबडी कैन स्टॉप यू टू पास। सवाल ही नहीं पैदा होता। सो लेट्स डू इट। रेडी? अभी तो तुम लोग अभी किधर खड़े हो वैसे? जरा जरा सब पढ़ो ना इसको। अभी किधर खड़े हो? आई वॉन्ट डू इट, आई कांट डू इट, आई वॉन्ट टू डू इट, हाउ टू डू इट, आई विल ट्राई टू डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। मैंने तुम लोगों का मसला यहाँ तक हल कर दिया है, बस अब ये रह गया, यस आई डिड इट।
इस पूरे सेशन में ट्रस्ट में ये टास्क आपके अकम्प्लिश हो जाने चाहिए। तो अचीव कर लिए? नायाब, सनोबर, उस्मा, कहाँ खड़े हो? मेरा जसप्रीत, आयशा, नीलम, किधर खड़े हो? हाँ, आई वांट टू डू इट, किधर खड़े हो? मैं देखती हूँ। आई वांट टू, हाँ आप इधर खड़े हो। यू वांट तो मैं, तुम यहाँ क्यों नहीं खड़ी? मैंने बोला नहीं हाउ टू डू इट। डेली अपना आवरली प्लानर बनाना है, प्रायोरिटी रखनी है उसमें टॉप मोस्ट रेटेड चीजों की, ठीक है? और यहाँ आपको यहाँ होना चाहिए, बस इधर होना चाहिए। बाकी तो कम्प्लीट है। हाँ, नीलम इम्प्रूव्ड, नायाब इम्प्रूव्ड। आप कहाँ? आई विल डू इट। ओह माय गुड, गुड, गुड जॉब नीलम। दिल खुश कर दिया। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। यार पता है क्या, लाइक तुम मुझे जानते हो ना, मैं कितनी सिंपल सी बोल रही हूँ। आपने तो पता नहीं कितने कितने लोगों को देखा होगा लाइफ में, फलाना चीजों को इतना ड्रामेटिक बना देते हैं और इतना उसको ड्रामेटाइज कर देते हैं, आपको लगता है अभी कर ही नहीं सकते। ट्रस्ट मी, दे आर लाइक ह्यूमन, जैसे मैं हूँ। इफ आई कैन डू इट, आई एम वेरी मीडियोकर स्टूडेंट। जो आपकी डेली लाइफ में चैलेंजेस हैं वो सारे मेरी लाइफ में भी। इफ आई कैन डू इट, व्हाई नॉट यू? आप आई बिलीव इन एवरीवन अमंग यू। आप मुझसे अच्छा बोलते हो, अच्छा समझते हो और अच्छा दिखते हो डेफिनेटली। तो व्हाई नॉट यू यार? मैं तो ये चीज ना मैं सोचती भी नहीं कि दुनिया में कोई ऐसा काम है जो कोई कर रहा है ना मैं नहीं कर सकती। इट फील लाइक इंसल्ट फॉर मी, सीरियसली। क्यों? अल्लाह ने उनको बनाया, मुझे नहीं बनाया? उनके पास भी वही 24 आवर है, मेरे पास भी है। एवरी वन हैज चैलेंजेस। लाइक दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में डिफिकल्टीज नहीं है, और विदाउट डिफिकल्टीज तो लाइफ का मजा भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ लोग जन्नत में क्या करेंगे, बोर ही हो जाएंगे। चैलेंजेस डिफिकल्टीज तो होनी चाहिए। नया, आई विल शेयर, नो वरीज, टुनाइट इट विल शेयर, बट आई विश वी डू इट ऑन लाइव। अभी करा दूंगी, बस जरा बच्चे चेक कराती हूँ, जाके सो ना गए हूँ। तो जनाब, बस आपने करना है, अगर कोई एमआरसीओजी पास करता है तो वो आप, और बहुत सारे लोग कर चुके हैं, ये कोई हवा चीज तो नहीं है। तो जब वो कर चुके हैं तो आप भी कर लोगे। हाँ, उन्होंने शायद फर्स्ट गो में नहीं किया, बट आपने फर्स्ट गो में करना है, ठीक है? हाउ टू मेक नोट्स मैं क्विकली बता रही हूँ, बट आई विश आई विल टेक अ सेपरेट सेशन ऑन इट बिकॉज इट्स सच अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। बट ट्राई टू, अगर आप मेरे लेक्चर्स ले रहे हो और ई बुक्स ले रहे हो तो अब तो कोई मसला ही नहीं है ना। अब तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आप नहीं हो कोर्स में तो फिर ट्राई टू डू दिस, कि कलर कोडिंग करें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जहाँ में आपको पता है रिकॉल्स हैं उनको सेपरेट कोड करें, परसेंटेजेस जो भूल दी हैं उनको सेपरेट कोड करें, ताकि आपको पता हो रिवीजन डेज में येलो कलर तो डेफिनेटली मुझे रिवाइज करना है, ग्रीन को आई कैन स्किप, मुझे पहले ही आता है, ठीक है? रिकमेंडेशन जीटीजी की आपने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड करनी है, टेबल्स, एल्गोरिथम, फ्लो शीट्स जहाँ जीटीजी नई स्ट्रोक्स एक में बुक में, उसके तो पीछे पड़ जाओ, मतलब यू मस्ट डू इट, ठीक है? अभी मेरे कैंडिडेट मुझे बता रहे थे, लाइक टेबल में आप लोग पीपीएच आपने किया होगा तो एक टेबल होती है उसमें, जिसमें एफएफपीस कितने देने हैं, और क्रायोप्रेसिपिटेट कितने फेब्रिजन के लेवल पे देनी होती है, उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 क्वेश्चन आए हुए थे 3 क्वेश्चन ईएमके। थे मैम, 3 क्वेश्चन ओ यू स्ट्रेट। आर स्टिल ऑन इट। यस मैम, मैं सुन रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आपकी स्ट्रेटजी सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और रियली इम्प्रेसिव मुझे है लगा मतलब। हमसे तो था ना एक टेबल से तीन थ्री तीन थ्री क्वेश्चंस मैम, स्ट्रेट 3 क्वेश्चन। तो टेबल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप कैसे सोच सकते हो टेबल छोड़ना? ठीक है, तो टेबल्स यू शुड रिमेम्बर, डू देम ऑन फिंगर टिप्स। ओके, बाकी यही हाई क्वालिटी नोट्स हैं। बट ये कौन, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि नोट्स एक दफा बन गए, ऐसा नहीं है। देखिए आपने थ्योरी कोर्स में नोट्स बनाए, जब आप अपने फास्ट ट्रैक में क्रैश कोर्स में गए, उसमें आपने ढेर सारी गलतियां की, बहुत सारी गलतियां की, और आपने लर्न किया इन गलतियों से कि मुझे तो, मैं तो इसको ऐसे अप्रोच नहीं कर रही। जैसे आपको याद होगा हमने लाइक जब MRCG 2 का मॉक था एरम, उसमें लाइक वो ग्रेनुलर सेल ट्यूमर था जिसमें FSH नॉर्मल था पोस्ट मेनोपाजल पेशेंट का, एंड वो थिंकिंग कि यार क्यों नॉर्मल था। गॉट द क्वेश्चन, याद आ रहा है वो? जी 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 मैम, जी जी। हाँ, तो डेफिनेटली आपने फिर नोट डाउन किया होगा कहीं ना कहीं, बिफोर वन डे एग्जाम, कि यार ग्रेनुलर सेल ट्यूमर में FSH में बायसनेस आती है ना? और बिल्कुल पोस्ट मेनोपाजल मैम, ये पेशेंट सॉरी, ये स्टेबल की की जो मैं बात कर रही थी ना, ये मैं रात को जिस तरह आपने जिस जिसको इम्पोर्टेंट बोला होता है ना,
तो वो जस्ट मैं हम्म रात को देख के गई थी और सुबह देखें इसमें से 3 क्वेश्चंस आ गए थे। तो लाइकवाइज जो आप एम्फोसाइज करती हो ना जिस क्वेश्चन में जो, तो वो इम्पोर्टेंट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। तो बस प्रोडक्टिव टिप्स यही हैं बच्चों। टॉपिक वाइज स्मॉल फोल्डर बनाएं अपने। अब चाहे डिजिटल बनाओ चाहे हाथ से लिखो, और उसको उस पर इक्तफा ना कर लो कि बस बन गया। उसमें चीजें ऐड होती रहेंगी, स्पेस रखें। तो फोल्डर में वो जो रिंग फोल्डर होते हैं उसमें तो पेजेस ऐड होते रहते हैं। ठीक है। और ये बाद में MRCT 3 में भी तो काम आनी है ना चीजें। ये सारी चीजें रिवाइज करनी है, सारी की सारी। तो एक दफा एफर्ट करो ना, बार बार क्या तंग होना। ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल नोट्स बनाने का आइडिया दे रही हूँ कैसे बनते हैं। आप स्टोरी की तरह स्टार्ट किया करें। प्रायर टू कंसेप्शन कहानी शुरू हुई है, तो कट ऑफ किया है डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, क्रॉनिक पेशेंट की। कब अलाउ करनी है प्रेगनेंसी, या एपिलेप्सी है, या सीकेडी है, या थायराइड है, वट। क्या स्पेशल प्रिकॉशंस होंगी फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। कब किसका टाइम ऑफ डिलीवरी है, कब किसको 38 पे करना है, किसको 40 पे करना है, किसको 41 तक लेके जाना है। मोड ऑफ डिलीवरी, किसी का सेक्शन हो रहा होगा और किसी का नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, किसी की इंडक्शन कर रहे हो। लेबर प्रोटोकॉल भी डिफरेंट है। डायबिटीज का डिफरेंट है, एपिलेप्सी का डिफरेंट है फिट्स की वजह से। एस्थमा का भी डिफरेंट है अगर स्टेरॉइड पे है। एनेस्थीसिया भी सेम डिफरेंट है। अगर पेशेंट पहले ही शॉक में है तो नहीं दे सकते एपिड्यूरल, वरना सब में दे रहे हो। तो इस तरह के हमने इस तरह से अपनी क्वालिटी स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है कि चीजें आपको याद रहें, ताकि आप वो लेबर प्रूफ हो जाओ। ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड क्या प्रिकॉशंस हैं, कॉन्ट्रासेप्शन की स्पेसिफिकली किसी कार्डिक में क्या है, किसी कार्डिक में क्या है। आई रिमेम्बर अनदर वन क्वेश्चन एरम। जैसे कॉन्ट्रासेप्शन में यू पीपल वर सेइंग कि वल्वुलर, वो जो था वल्वल से क्या बोल रही हूँ मैं, वल्वुलर अरिथमिया था, और एक में था फिब्रिलेशन। और दोनों में यस डिफरेंट मैम। चॉइस थी। एक में कापा-टी था और दूसरे में था इम्प्लांट। और यू विल टेंगिंग में कि मैडम दोनों में, दोनों तो कार्डिक है। एक में आप कापा-टी करा रहे हो एग्जैक्टली। और दूसरे में आप करा रहे हो इम्प्लांट। तो इम्प्लांट। बेसिकली फिब्रिलेशन में वो यूकेमेक 2 था, इम्प्लांट नहीं दिया इसलिए कापा-टी दिया। और वो जो वेलवुलर हार्ट डिजीज थी उसमें वो यूकेमेक 1 थे सारे के सारे। तो बेस्ट चूज किया और इम्प्लांट दिया। तो इस तरह से आपने डिसऑर्डर्स करने हैं। ये तो कार्डिक का बोला है ना। तो आपने इसी तरह यू विल सी थ्रोम्बोम्बोलिज्म में डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं, एपिलेप्सी में एंजाइम इंड्यूसर्स डिफरेंट हैं, डायबिटीज में डिफरेंट हैं, थायराइड डिफरेंट, एसएलई डिफरेंट। गॉट इट। तो पर्टिकुलरली जब मेटरनल मेडिसिन करना ही है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह ही करनी है। और फिर अगर कोई चीज प्रेगनेंसी में ही हुई है, जैसे ओब्स कोली है, जेस्टेशनल डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या थ्रोम्बोसाइटोपिनियाज हैं, तो ये इन्होंने रिकरेंस भी तो होनी है ना इनकी। तो वो रिकरेंस कैसे आएगी समझ में, या कार्डियोमायोपैथीज हैं। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कब, क्या इंटरवल है। अब देखो किसी में आप 6 मंथ अलाउ नहीं कर रहे, जैसे लाइक रेडियोएक्टिव आयोडीन्स हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिसमें आप 3 मंथ्स अलाउ कर रहे हो। कुछ इन्फेक्शन ऐसे हैं जिसमें आप 1 मंथ के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी कर रहे हो। जैसे रुबेला की वैक्सीन है। तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रिकरेंस हर एक के डिफरेंट आना ही आना पेपर में। तो अभी से ही इन चीज़ों को आपने रजिस्टर करना है अपने माइंड पे। डोंट रीड प्लेन, हमेशा ये अब हर चीज को इस तरह कंपेयर करके करोगे तो फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी ना। ठक से बजबड़ याद आएगा, ठक से की मिल जाएगी, वरना तो सोचते रह जाओगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। हाँ, वो वही नो के ट्रांसप्लांट में 12 मंथ्स का गैप है, इससे ज्यादा नहीं जाना। या मोलर की रिकरेंस में आफ्टर की 12 मंथ से नहीं जाना है इससे आगे। बट ब्रेस्ट कैंसर में 2 ईयर है। गॉट इट। तो इस तरह से सब रिकरेंस आपने मिक्स एंड मैच करनी है, और ये चीजें तो आप ही डिसाइड करोगे। ऑब्वियसली आई विल कीप मेकिंग योर फ्लैश कार्ड्स, लेकिन अपनी डिफिकल्टी के मुताबिक ये चीजें आपने खुद से बनानी है। बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम किसी भी कोर्स की वजह से डेफिनेटली पास नहीं होता। दे कैन जस्ट हेल्प यू। आज ये आपकी अपनी एफर्ट से ही होगा। हम इस एफर्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और स्मार्ट कर सकते हैं। हाउ दैट्स इट। अच्छा, ऑन्कोलॉजी के नोट्स वैसे कैसे बन सकते हैं, मैं जस्ट एक माइंड मैप दे रही हूँ। स्टेज कितने कैंसर्स हैं, वल्वा का है, विजाइनल का है, सर्वाइकल का है, और ओवेरियन है। अब इसमें स्टेज 1 अगर सी एंडोमेट्रियम की डिफरेंट है, हाँ सर्विक्स की डिफरेंट है, विजाइनल की डिफरेंट है, ओवेरियन की डिफरेंट है, अभी तो याद कर लिया। बट जब एग्जाम में बैठोगे तो इन सब की स्टेज 1 ने गड़बड़ कर देनी है। ठीक है, क्योंकि सम हाउ सब ने लिम्फेडेनोपैथी करानी है, पेल्विक में जाना है, लिंगाइनल लिम्फ नोड्स आने हैं,
लंग मैट्स आने हैं और वो डिफरेंट है। तो आपने अभी जब पहली क्वालिटी रीड करनी है तो स्टेजिंग कंपेयर कर करके पढ़नी है कि पैरामीटर इन्वॉल्वमेंट कब है। टू अभी एक स्टेजिंग पे भी तुम लोगों का क्वेश्चन था ना, 1C पे शायद, मैम 1C3 यस, उसमें हाँ मैम 1C। वो एसआईटी में जो है ना वो मैलिग्नेंट सेल्स थे। हम्म। तो अब कहीं वेरी। भी ऐसा नहीं है, दिस इज वेरी यूनिक विद ओवरी। तो आपको पता है ओवरी के साथ बड़ी यूनिक चीजें हैं। एक तो ओवरी की स्टेज 1 बड़ी यूनिक है ना, ऐसा है ना। और इसकी जो स्टेज 3 है ना वो भी बड़ी यूनिक है, वरना ये सारा मिक्स हो जाता है होता है ना ऐसे। तो ऑन्कोलॉजी ऐसे ही पढ़नी है, कंपेयर कर करके, सिर्फ एक कैंसर नहीं पढ़ें, उस कैंसर की कंपेरेबिलिटी भी चेक करें, बाकी से सबका सर्वाइवल रेट करें एक दूसरे को कंपेयर करके, क्योंकि एग्जाम वाले दिन तो सारे ही इकट्ठे होके दिमाग में आएंगे ना। तो अगर उनकी डाटा एंट्री ही गलत की हुई है और कंपैरिजन पे नहीं की तो फिर रिट्रीवल भी नहीं कर सकते। सबने रिकरेंस होनी है लेकिन सबकी रिकरेंस डिफरेंट है। वल्वल रिकरेंट एरियाज डिफरेंट हैं, एंडोमेट्रियल के फेवरेट रिकरेंट एरियाज डिफरेंट हैं, ओवेरियन के डिफरेंट हैं। तो वो जो डिफरेंट रिकरेंट एरियाज हैं दे आर कमिंग इन एग्जाम, उन्हीं को आप एम्फेसाइज करो। हम्म। और सबकी इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट है, कोई क्लिनिकली स्टेज है, कोई सर्जिकली स्टेज है। गॉट इट। चलो, तो इसी तरह यूरोगाइनी में भी आपने स्टेप वाइज बनाना है। सबका तो नहीं यूरिन टेस्ट कराना होता, मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस का कराना है या ओवर एक्टिव ब्लैडर कराना है, स्ट्रेस में तो जरूरत भी नहीं पड़ती। इसी तरह आप इस तरह से स्टेप वाइज अप्रोचेस बनाएंगे, कब फर्स्ट लाइन, कब सेकंड लाइन, कब इन्वेजिव, कब नॉन इन्वेजिव, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो बस बता रही हूँ कि क्वालिटी नोट्स मेकिंग कैसे कितनी इंपॉर्टेंट है। सारी परसेंटेजेस अगर सेपरेट है तो टाइमलाइन भी सेपरेट कर लो, मिक्स हो जाएंगी ना। तो दिस इज अबाउट द वे यू कैन मेक नोट्स, लेकिन दिस इज नॉट इनफ। I will take a dedicated session and I will keep taking such sessions कि ये चीज़ें मिक्स हो रही हैं, let's organize them। तो post module there will be a dedicated Zoom session। This will be new but this is very important। आप कहेंगे इतना तो, इतने सारे सेशंस हैं, पहले सिलेबस कम है, अभी इस तरह की चीज़ें मैम कराएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है। Now this is time to start it। I always wished for this but now like this is the time I am going to do it। तो जैसे ही हमारा मॉडल खत्म होगा तो फिर हम कंपैरिजन करेंगे उसकी, जैसे ही मैटरनल मेडिसिन खत्म करेंगे ना जैसे, तो हम सारे कॉन्ट्रासेप्शन की कंपैरिजन करेंगे कि किसकी कब 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 करनी है, किस से करनी है, किसकी रिकरेंस है, किसकी नहीं है, किसकी कट ऑफ, सबकी प्री प्रेगनेंसी कट ऑफ चेक कर लेंगे, सबका लेबर जो प्लान है साथ कर लेंगे, तो इट विल मेक योर लाइफ इजी एंड इट विल ब्यूटीफुली रजिस्टर इन योर माइंड। ऑन्कोलॉजी नोट्स आ गए हैं। अच्छा, मैं नोट्स पे तो वैसे सेशन डिफरेंट लेना था मैंने। बस ऑन्कोलॉजी में मैंने बोला ना, हर कैंसर की अपनी प्रेजेंटेशन है, एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन उसमें से डिफरेंट है, तो ये हम करते रहेंगे। ओके, एनी क्वाइट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? अच्छा, रिकॉर्डिंग कोड्स। ओके। नो, चलिए मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू ओपन इनफर्टिलिटी, थोड़ा सा गाइड करूंगी कि कैसे स्टार्ट करना है, लेकिन स्टार्ट इसको डेडिकेटेड तरीके से ही करेंगे, ऐसे जान नहीं छुड़ा रही अभी। खैर, ओके। कैन यू सी द स्लाइड? कैन यू सी? आयशा, नीलम, जीनत। चलो, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो तो ये सारी अपडेटेड कंटेंट है टिल 2025। सब फर्टिलिटी में मैक्सिमम गाइडलाइन आईसी या जीटीजी की हैं, इक्का दुक्का लाइक सिप है, बाकी ढेर सारे डॉग आर्टिकल हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये सारे कंटेंट है जो आपने करना है। दिस इज कंपाइल्ड इन सेम सिंगल ई बुक, लेकिन इसको भी हमने ऑर्गेनाइज किया है, जो मेन गाइडलाइंस हैं, जो फीमेल फैक्टर्स हैं या मेल फैक्टर्स के टॉक्स हैं।
ठीक है। सो अच्छा, अगर आपने फर्टिलिटी पढ़ना ही है तो दैट विल बी योर सोर्सेज। जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी स्टार्ट करना है सब फर्टिलिटी, तो इसलिए दिखा रही हूँ। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्टिलिटी, नाइस गाइडलाइन, फिर उसके साथ इसके कुछ हेल्पिंग है, 2 आर्टिकल्स हैं। यस, ये सारी परसेंटेजेस शुरू में ही लिख दी आपने। हर टॉपिक की परसेंटेजेस शुरू में ही एक साइड पे कर देनी है, ताकि बार बार आके तंग ना करें। अप्रोच कैसे होती है इनफर्टिलिटी की? पहले मेल फैक्टर देखना है हमेशा, फीमेल बाद में देखनी है, क्योंकि फीमेल में तो 3 चीजें देखनी है। ओव्यूलेशन हो रही है या नई ट्यूब कैसी है, कैविटी कैसी है। मेल में तो बस सीमन ठीक है तो बस सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो यही आपकी अप्रोच होगी। और फिर उसके बाद अप्रोच आपकी ये होगी कि अगर मेल अगर में कोई प्रॉब्लम है तो वो प्राइमरी प्रॉब्लम है, सेकेंडरी प्रॉब्लम है, चलो, या फिर वो अनएक्सप्लेन्ड है। प्रॉब्लम अनएक्सप्लेन्ड में कोई रीजन नहीं होती, एवरीथिंग इज ओके, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करानी है। क्योंकि हर चीज ही ठीक है और नहीं कंसीव हो रहा, तो फिर हम जाते हैं डिपेंड के डोनर स्पर्म पे जाना है या पेशेंट के अपने स्पर्म्स हैं। तो अगर प्राइमरी काजेज ये हैं और सेकेंडरी काजेज ये हैं। हम कैसे स्टार्ट करते हैं? कॉन्सेप्ट हिस्ट्री से, फिर हिस्ट्री पे क्या चीजें हैं, एग्जामिनेशन पे क्या चीजें हैं, और इन्वेस्टिगेशन पे क्या चीजें हैं, देन वी विल मेक द फ्लो शीट्स। और यकीन करो, इसी फ्लो शीट से कल के एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए हुए थे। एकदम ऐसा ही था ना, किसी को 12 मंथ्स पे इन्वेस्टिगेट करना था, किसी को 6 मंथ पे। यू नो आई हैव सीन, आप ऐसे डिस्कस कर रहे थे एंड आई सीइंग कि तो सारे फ्लो शीट से आए हुए हैं। आई थिंक इट हैज लेफ्ट द सेशन। ओके, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी से आए हुए थे। और ये एक लो रिस्क कपल का है, तो सेम एग्जाम में यही था कि लो रिस्क कपल आया आपके पास। और ये देखो, और वो आपके पास आया है 6 मंथ के बाद। तो 6 मंथ के बाद आपने कुछ करना है उसका? आपने सिर्फ हिस्ट्री लेनी है उसकी और भगा देना है उसको कि भाई 6 मंथ के बाद आना है। इन्वेस्टिगेशन उसकी 12 मंथ्स पे ही होनी है, लो रिस्क कपल की, अगर वो लो रिस्क है। और अगर इन्वेस्टिगेशन भी नॉर्मल है तो कुछ नहीं करना, चैन करो 12 मंथ्स, वही वो स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन का वेट करो। However, आफ्टर 12 मंथ्स, जो कि बेसिकली 12 मंथ्स से और 12 मंथ्स ही है, तो 24 मंथ्स हो गए, 2 ईयर हो चुके हैं। अब अगर लाइक एवरीथिंग इज ओके, देन यू विल डिस्कस विद हर आईवीएफ। तो ये हर टाइमलाइन आपके एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चन और आपके सिंगल बेस्ट आंसर्स का जवाब है। सबसे पहले तो यू मस्ट बी एबल टू पिक द लो रिस्क कपल। अब लो रिस्क कपल कौन सा कपल होगा? जिस पेशेंट की एज यंग पेशेंट होगी। ये तो नहीं होगा कि 36 की है तो वो तो लो रिस्क ना हुआ। हाँ, या कोई किसी में कोई एंडोमेट्रियोसिस या पीसीओ पहले ही बता दिया, वो तो हाई रिस्क हो गया, उसको तो ट्रीट करेंगे जो उसकी काज है। हाँ, अगर वाकई लो रिस्क है तो फिर उनको फेयर चांस मिलना चाहिए, अनप्रोटेक्टिव क्वाइटस करना चाहिए टिल 12 मंथ्स, उसमें ही 80% कंसीव कर लेंगे। और अगर ये आती है फिर 12 मंथ्स के बाद, तो दोबारा एवेल्युएट करो तीनों लाइंस पे, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में बेसिक सीमन एनालिसिस, ओव्यूलेशन इंडक्शन, ट्यूबल पेटेंसी, दैट्स इट। अगर रिजल्ट नॉर्मल है फिर उसको कहोगे 12 मंथ्स के बाद आए। तो ये 12 मंथ्स, तो ये बेसिकली अब तो 24 मंथ्स के बाद बुला रहे हैं। 24 मंथ्स पे व्हेन एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड शी इज नॉट कंसीविंग, बेसिकली अनएक्सप्लेन्ड है। अनएक्सप्लेन्ड में इंडक्शन थोड़ी ना करानी, ओवुलेशन तो हो रही है, तो आईवीएफ पे जाना है। होइवर इस पाथवे में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, देखो यहाँ प्रॉब्लम आई है 12 मंथ्स के बाद, तो बस डायग्नोज करो और उस काज को ट्रीट करो। मतलब अगर आपको 12 मंथ से पता चल गया ओवुलेशन नहीं हो रही, पीसीओ है, तो आपने 12 मंथ्स पे इंडक्शन प्लान करनी है ना। वाई टू यहाँ 24 मंथ तक का वेट करना है। या आपके पास यहाँ आई है इस चेक पॉइंट पे, यहाँ अब नॉर्मल है, यहीं फिर जो चीज प्रॉब्लम है वो आपने उसको एड्रेस करना है, देन ट्रीट करना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस 10 क्वेश्चंस थे और इसमें से 3-4 क्वेश्चंस इन्हीं फ्लो शीट से थे। लो रिस्क कपल में क्या करना है, जो पेशेंट आईयूआई के साथ कंसीव कर रही हैं विद डोनर स्पर्म या लाइक फीमेल पार्टनर्स हैं दोनों, फिर उनको कैसे लेके चलना है, ओवेरियन एजिंग के साथ कैसे लेके चलना है। अब ये नाइस में नहीं है, इसके लिए मैंने टॉक से बनाया है ये, लेकिन जरूरी है जब लो रिस्क कपल के फीमेल कपल की कर रहे हैं तो ओवेरियन एजिंग वाला भी साथ ही करेंगे ना। हम्म, तो ये ओवेरियन एजिंग वाला आ गया। तो दिस इज द वे। तो ये तो दिस बुक लाइक लुक लाइक दिस ना, कि फीमेल मेल पार्टनर को कैसे लेके चलना है। और ये वेरी वेरी स्टेप वाइज अप्रोच होगी हमारी। कब एफएसएच कराना है, एफएसएच विल डिसाइड कि बाकी चीजें कैसे करानी है। अब यू कैन सी कि जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, मैंने पहले ही मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। जैसे आई नो
कि दिस इम्पोर्टेंट, ये फ्लैश कार्ड मैंने अलग से इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो व्हेन आई विल बी टीचिंग, आपको पता होगा कि डोनर एग्जामिनेशन की क्या क्या इंडिकेशन है, ठीक है, सिवियर एजिस्पर्मिया है, तो वो उसका वो तो अपने स्पर्म्स दे ही नहीं सकता ना, एजिस्पर्मिया वाला, एफएसएच अगर हाई है तो डोनर ही होगा, उसको तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सारी इंडिकेशन है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पर्म डोनेशन है या सीमन डोनेशन है। अब 2 ईएमक्यूज में तुम लोगों ने डोनेशन तो निकाल ली, बट मेक श्योर कि स्पर्म डोनेशन हो, सीमन डोनेशन ना हो, ये भी इस तरह बोलते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये ईएमक्यूज इम्पोर्ट, ये सारे फ्लैश कार्ड्स इंपॉर्टेंट है, या ये फ्लैश कार्ड्स, तो मैंने अलग से उनको उनके लेबलिंग की हुई है। तो इट विल मेक योर लाइफ सुपर इजी। ठीक है, जैसे HIV का आपका एक उसकी स्टेशन भी है, मार्स 3 का, तो मुझे पता है एग्जाम क्वेश्चन स्लाइड है। ठीक है, ओके, तो ये एग्जाम क्वेश्चन स्लाइड इस तरह से लेबल होंगे, तो आपके हिस्से का काफी काम किया हुआ है। आप लाइक अगर आपको एफर्ट करनी थी ना 100%, तो ट्रस्ट मी 80% तो मैं कर चुकी हूँ। ये क्लोमिफेन सिट्रेट है या रेजिस्टेंट है, स्ट्रेट रेजिस्टेंट है क्लोमिफेन सिट्रेट, तो आपने सेकंड लाइन पे जाना है, अगर फेलियर है तो फिर IVF पे जाना है। और ये भी एग्जाम क्वेश्चन था लास्ट, अब ये लाइक यस्टरडे एग्जाम, और ये भी क्वेश्चन था कि आप ने LOD कब करनी है। अब LOD कहीं नहीं मिलती इतनी डिटेल में, इवन नाइस में भी नहीं है, बट क्वेश्चन आते हैं तो। और जब LOD करनी है तो फिर इसके कुछ निमोनिक्स हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं हमने, ठीक है, कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखी हैं, तो इट विल मेक योर लाइफ सुपर इजी। और ये वाकई आपको लगेगा कि किसी ने लाइक एफर्ट किए इन हाई क्वालिटी नोट्स में। इट हैज टेकन वेरी स्लीपलेस नाइट्स ऑफ माइंड, बट आई विश ये आपके काम भी आए, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अभी देखो, अभी हम पढ़ तो रहे हैं अनएक्सपेक्टेड इनफर्टिलिटी की गाइडलाइन, लेकिन जैसे ही एंडोमेट्रियोसिस आया, आई आई एड 2 मोर थिंग्स हियर। एक तो एंडोमेट्रियोमा का सब का टोग आर्टिकल है 2024 के एंड पे आया, ठीक है, वो भी यहाँ ऐड किया ताकि चीजें साथ ही होते हो जाए, और एंडोमेट्रियोसिस की गाइडलाइन भी उठाई और यहीं डाली कि कैसे आपने इनफर्टिलिटी कपल में सिस्टेक्टमी करनी है या अब्लेजन करनी है। और ये बड़ी रीसेंट चेंज है कि अब सिस्टेक्टमी नहीं करते, अब अब्लेजन ड्रेनेज करते हैं, बिकॉज बिकॉज 2024 में अपडेट हो गया कि इसमें ओवेरियन फंक्शन लेस वो होता है डैमेज, वरना तो आप सबकी सिस्टेक्टमी कर रहे थे। तो जहां जहां होगा जरूरी, तो इस तरह से आपको यू विल लव सब फर्टिलिटी। होगा इसका 3-4 आवर का सेशन टायरिंग, बट आफ्टर द सेशन यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप इसको कैसे लेके चल रहे हो। ये भी सारे सिप्स, ये सिप्स जहाँ इंपॉर्टेंट थे, एक्रीजी भी हम साथ कर रहे हैं। यूट्राइन ट्रांसप्लांट कैसे आ रही है, OHSS की गाइडलाइन, ठीक है, OHSS की गाइडलाइन में किसको घर भेजना है, किसको घर नहीं भेजना। सवेयर OHSS को यूजली हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करना तो इवन सवेयर वाली भी जा सकती है घर, क्रिटिकल वाली मस्ट शुड बी एडमिट इन ICU। ओके, सो मैनी थिंग्स टू शेयर विद यू पीपल, एंड हियर सारी की सारी लैब्स जो तंग करती हैं वो सारी नॉर्मल रेंजेस में आपने एंड पे कर ली, एंड दैट्स इट, यू हैव डन सब फर्टिलिटी। तो हाउ इज सब फर्टिलिटी, टेल मी दीनत हमारा, बस इतनी सब फर्टिलिटी है। तो अगर 3 आवर का सिर्फ लेक्चर सुनना है, 3 घंटे, और उसके बाद इसकी MCQs प्रैक्टिस करनी है, 7 दिन तो बहुत ज्यादा है, आप सब फर्टिलिटी तो 2 दिन में कर सकते हो, और इसी तरह बाकी मॉड्यूल्स हैं। तो किसने कहा है कि 12 महीने पढ़ना है और 8 महीने पढ़ना है, ये तो डुएबल है, 4 मंथ्स में स्मार्ट तरीके से पढ़ो ना इसको। हम्म जी डॉक्टर साहब, बस मैंने यही सुना है, सब लोग यही कह रहे हैं कि टाइम नहीं बहुत ज्यादा लगता है। नहीं सुनो, वो गलत तरीकों से पढ़ते हैं, या तो वो उनको पढ़ना नहीं आता, या उनको किसी को पढ़ाना नहीं आता। ट्रस्ट मी, आप पढ़ने वाले बनो, पढ़ाने वाला आपके पास है। हाँ जी, नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं यही कहती हूँ कि देखिए, हम जितना मर्जी टाइम को लिंगर ऑन करते रहेंगे, वो टाइम तो उतना ज्यादा लंबा होता जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे तभी जब सर से पढ़ेंगे। बस आपने ना रोज ऐसे तैयारी करनी है कि कल पेपर है, जैसे हम सब फर्टिलिटी मॉड्यूल एंड करेंगे ना, लाइक 28 को हमने एंड करना है, तो आपने इसकी तैयारी ऐसे करनी है कि 29 को सब फर्टिलिटी का पेपर है। इट शुड बी लाइक दैट,
कि मुझे सेपरेटिविटी की सारी गाइडलाइंस मुझे आती है, मुझे पता है कौन सी एग्जाम में आती है, मैंने प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चन, चाहे सेपरेटिविटी का पेपर मेरा कर ले लो। और इसी तरह ये 14 मॉड्यूल्स हैं, बेसिकली 18 है, आई हैव डिवाइडेड देम इन 14। तो बस आप आप पूरे 14 मॉड्यूल को टुगेदर ना देखो ना, आप इतने ज्यादा वो हो जाओगे, ओवरवेल्म्ड, स्ट्रेस्ड। आप एक एक करके अपने टारगेट को अचीव करो। तो आप 160 डेज को कलेक्टिवली मत देखो, आप हर दिन को देखो कि आज एक दिन में मैंने क्या करना है, और वो कंपाइल होता रहेगा आपके टोटल अचीवमेंट में। अगर एक दिन अच्छा गुजारते हो, इसी तरह एक मॉड्यूल अच्छा करते हो, तो डेफिनेटली 160 डेज अच्छे गुजरेंगे और सारे मॉड्यूल्स अच्छे गुजरेंगे, और फिर आप ही ने पास होना है। क्यों ये नेचर या अल्लाह अलमाइटी, हाउ समवन कैन बी अनफेयर विद यू, यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट एंड यू विल बी फेल। फिर तो ये सिस्टम नहीं चलना चाहिए, दुनिया चलनी नहीं चाहिए, बंद हो जानी चाहिए, इतना यहाँ इनजस्टिस है। यस, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। आई विल नॉट वेस्ट अ सिंगल, आई डोंट वांट आप एक दिन भी जाया कर, जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो। ओके, चलो लेट्स डू इट। हाँ, सारी की सारी ई बुक्स, ये तो सब फर्टिलिटी की बुक है ना, सारी ई बुक्स आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी, यू कैन रीड दैम। और आपने पेज नंबर डालना, किसी भी पेज पे जा सकते हो, शुरू में कंटेंट होगा, कुछ भी पढ़ना होगा डायरेक्टली जंप कर सकते हो। तुम लोग पढ़ने वाले बनो, बस एक एक मेहरबानी करो, पास हो जाओ, बाकी सब कुछ है। तुम लोगों को तो ये फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है ना। आई टुक ऑलमोस्ट 2 years टू कंपाइल ऑल दिस थिंग्स। सबसे बड़ी चढ़ी जो मुझे खुद अपने एग्जाम में चढ़ी थी, वो ये थी यार, इतना स्टडी मटेरियल इनह्यूमन है, ये कोई नहीं पढ़ सकता। तो देयर शुड बी सम डुएबल थिंग्स ना। थैंक यू। तो फिर मैंने इसको डुएबल बनाया कि इंसान इसको कर सके, और जब कोई इंसान कर रहा है तो आप भी कर सको, और फर्स्ट को मैं कर सकूं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये सारी डिटेल्स हैं, मैडम लर्निंग के नंबर्स हैं, ये वेबसाइट है मैडहोम LMS की, और एक इसकी डेडिकेटेड वेबसाइट है madhom.courses की। सो मेनी थिंग्स, you can approach us, you can find us. Okay, I love this. Website will be very helpful for you. तो एवरीथिंग विल बी देयर, आपको टेलीग्राम्स पे इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। टेलीग्राम पे सिर्फ आपके 4 या 5 ग्रुप्स होंगे, स्टडी चैनल्स या स्टडी ग्रुप्स, दैट्स इट। ओके,